हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। तो आज हम कर रहे हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी और इसके साथ ही हम कर रहे हैं बीपीएससी की भी। तो जब लास्ट वीक हमने ये ऐसा ही एक लेक्चर रखा था, उसके बाद कमेंट्स में, पर्सनल मैसेजेस में बच्चों ने कांटेक्ट करके बोला सर आप यूपीपीएससी के लिए कर रहे हो, बहुत सिमिलर सिलेबस है, बीपीएससी के लिए भी कर दो तो हमारी दोनों के साथ में तैयारी हो जाएगी। ऑफ कोर्स आपने रिक्वेस्ट किया, हम जरूर करेंगे। तो ये जो सेशन है इसमें हम दोनों के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने का पर्पस क्या होता है? देखो, एक बात मैं आपको सिंपल बोलता हूं, इसमें से शायद कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो, इनडायरेक्टली बहुत कुछ रिपीट होता है। इनडायरेक्टली का मतलब है अगर एक क्वेश्चन एक पॉइंट के ऊपर है तो उसके एक पॉइंट आगे एक पॉइंट पीछे इर्द गिर्द कोई और पॉइंट का क्वेश्चन बहुत लाइकली हो जाता है। तो आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हो आपको ट्रेंड समझ में आता है, तो वो ट्रेंड के हिसाब से आपका प्रिपरेशन में हेल्प होता है। दूसरी बात, आपको ये समझ में आता है कि एज ऑफ टुडे वे यू स्टैंड। आप जब एक एक क्वेश्चन देखते हो, अगर आपको इमिडिएटली आंसर आ गया मतलब ठीक है, आप वो जोन में ऑलरेडी हो ये एग्जाम्स देने के, प्रिपरेशन और करो, अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, दिस बिकम्स एन आई ओपनर। जो हम मन में सोचते हैं हमको इतना आता है, एक्चुअल रियलिटी समझ में आती है। तो इससे बहुत फायदे मिलते हैं ऐसे पीवाईक्यू सेशन से। और ये आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा हो, जो थैंक यू वेरी मच फॉर द नंबर ऑफ व्यूज, बहुत अच्छा लगता है। आई एम न्यू टू अन अकेडमी, बाकी के बहुत सारे टीचर्स बहुत टाइम से थे, तो एज अ न्यू टीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे बच्चे देखते हैं। इट्स वेरी एनकरेजिंग, थैंक यू। तो आपने जब जिन बच्चों ने वो सारे वीडियो, वो पिछला वीडियो देखा, उनको पता है मैं कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन खाली बस उसका आंसर नहीं देता हूं, क्योंकि उससे क्या फायदा, वो तो किधर भी मिल जाएगा आंसर की, पूरे इंटरनेट में 10 एक ढूंढो 10 मिलेंगे। और जीपीटी तो है ही, क्वेश्चन दे दो जीपीटी को। आई एम श्योर आप वो करते हो, जरूर करना चाहिए। एआई से दूर मत भागो, यही फ्यूचर है। और आप उसको जितना अब्सॉर्ब करोगे उतने अच्छा ये टूल को अपना अपना पाओगे। ये वही दौर चल रहा है जो 80s 90s में चलता था, जब लोग कंप्यूटर से दूर भागते थे। जो दूर भागते थे वो पीछे छूट गए, जिन्होंने कंप्यूटर्स को अपनाया वो इस फील्ड में आगे बढ़े। तो ये वापस साइकिल रिपीट हो रही है विद एआई, तो उससे दूर मत भागना। एनीवे, तो आप कोई भी क्वेश्चन चैट जीपीटी को दो, वो भी आंसर दे देंगे और उसके साथ वो भी आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो मुझे यहाँ पे जो करना है वो उस सब से ज्यादा है, give you the answer, give you the explanation and explain it like a teacher, not like an AI model। ऐसा एक्सप्लेन करूं कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आए, तो वो मेरा गोल होता है। टाइम लगता है, टाइम लगना ही है। अगर आपको वो टिकटॉक वाली पढ़ाई करनी है कि मुझे 15 सेकंड में हर चीज का आंसर चाहिए, तो उसे कुछ नहीं होने वाला है। एटलीस्ट मैं तो वैसे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वो थॉट प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करता हूँ। जब तक आप टॉपिक को अंदर सिंक इन नहीं होने देते हो, तब तक आप टफ क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पाओगे। सिंपल तो हो जाएंगे, मगर सिंपल के भरोसे थोड़ी बैठना है। आपको अगर अच्छे नंबर लाने, आपको जॉब चाहिए, आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, जिसके लिए टॉपिक समझ में आना चाहिए। चलो, अब शुरू करते वक्त पहली बात, हम्म, आ, कुछ ऑफर्स हैं अनअकैडमी के जो मैं आपको बता देता हूं। ये क्यों बता रहा हूं? आप जब यूपीपीएससी या बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, कौन से सब्जेक्ट से ये? सीओए, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, थियरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिजिटल लॉजिक, ओएस। थोड़ा सोच लो, ये वही सब्जेक्ट है जो गेट में आते हैं, ये वही सब्जेक्ट है जो बीआरसी में आते हैं, इसरो में आते हैं, ये वो ही सब्जेक्ट्स है जो आपके कैंपस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो खाली यूपीपीएससी का इतना छोटा सा टारगेट मत पकड़ो। हाँ, आपने टारगेट रखा है वो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आप उन हजारों बच्चों से आगे हो ऑलरेडी, जिनको तो दिशा भी नहीं मालूम है किस तरफ अपनी लाइफ को लेके जाना है। आपने एक टारगेट पकड़ा है, आप अपने होराइजन में, आंटी प्लीज आवाज कम कीजिए, वो होराइजन को इंप्रूव करो। होराइजन इंप्रूव करने से यू विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू एक्सपांड, ट्राई न्यू एवेन्यूज। शायद आप बने हो इससे एक बहुत बड़ी चीज के लिए, शायद आप बने हो अगले इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए। यू नेवर नो, सब्जेक्ट्स तो वो ही है, बिल्कुल यही सब्जेक्ट है। मैं ही सीओए पढ़ाता हूँ, अंकित सर ही सीएन पढ़ाते हैं, पंकज सर ही सी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। हम सब सेम टीम है, सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इंटेंसिटी हायर होती है जब गेट के लिए प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को, क्वेश्चंस भी बहुत
हायर लेवल के होते हैं तो इसके लिए इंटेंसिटी हायर होती है, मगर सब्जेक्ट तो वही है। तो आप जब ये प्रिपेयर कर ही रहे हो, अपना होराइजन बढ़ाओ, देखो तो सही आप में क्षमता कितनी है। खुद के अंदर वो विश्वास रखो कि हाँ, मैं इसरो ज्वाइन कर सकता हूं, मैं डीआरडीओ ज्वाइन कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वली केपेबल, नो जेंडर बायस। बीआरसी ज्वाइन कर सकते हैं, गेट दे सकते हैं, और अच्छे नंबर आए तो एमटेक कर सकते हैं। फिर तो आईआईटी में एमटेक कर दो, यू हैव एन आईआईटीएन बैच, लाइफ तो फिर किधर और ही पहुंच जाए। तो क्योंकि आप यही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, थोड़ा सा अगर अपना विजन बढ़ाओ, अन अकेडमी आपका साथ देगा। अन अकेडमी आपको हाथ दे रहे आगे, इतना लो फीस लाया है इस वक्त, 7,999, आपका पूरा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अप टू गेट 2026। इज दैट क्लियर? आप जब तक एग्जाम दोगे अन अकेडमी आपके साथ है। अगर आपको अन अकेडमी का वर्किंग प्रिंसिपल मालूम है, यहाँ पे आपको एक बैच नहीं मिलते, आप भले ज्वाइन करो हमारा ये सब्सक्रिप्शन ऑफ गेट, आपको मिलता है पूरा अन अकेडमी, सारे बैचेस का एक्सेस, सारे नोट्स का एक्सेस, सारे पीवाईक्यू, सारे टेस्ट सीरीज, अन अकेडमी पूरा आपके लिए खुल गया है। खाली वो बैचेस नहीं जो अब से होने वाले गेट तक, वो बैचेस जो अभी तक हो चुके हैं, वो बैचेस जो इसके पहले वाले टीचर्स, बहुत टीचर्स रोटेट होते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में। आपको कोई ऐसे टीचर का सब्जेक्ट पढ़ना है जो अन अकेडमी छोड़ के किधर और गए, नो प्रॉब्लम, उनके भी लेक्चर्स अवेलेबल है। जो भी अन अकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लेक्चर्स आपको मिलते हैं। मतलब इधर से किधर और जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी का। और प्लस आपको मिलता है लाइव लेक्चर्स का ऑप्शन। लाइव लेक्चर्स में आप उसी वक्त आंसर देते हो, ऑन द स्पॉट पता चलता है आप राइट हो या रॉन्ग हो, डाउट आएगा ऑन द स्पॉट सॉल्व होता है, और ग्रुप के साथ पढ़ने का मजा कुछ और ही होता है। चलो, तो ये सब आपको मिलेंगे 7,999। ये ऑफर कब तक चलेगा? हमें बोला गया है ऑफर एंड्स टुनाइट। वेट मत करो, डिसीजन बनाओ, आगे बढ़ो। ये है हमारा लास्ट बैच जो 2026 के लिए लास्ट लाइव बैच। आप ये ज्वाइन करते हो, यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द टॉपिक्स लाइव, जो 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसका सीक्वेंस ये है, कैलकुलस 29 अगस्त से शुरू हो रहा है जो राहुल सर करा रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स अंकित सर सितंबर में चालू होएगा। डिजिटल लॉजिक सितंबर में चालू होएगा अभिषेक सर। लीनियर अलजेब्रा राहुल सर अगेन, COA माई सेल्फ, एंड सो ऑन। पूरा है, मैं भी न्यूज रीडर की तरह आपको पूरा नहीं पढ़ के बताने वाला हूं, यू गेट द पॉइंट। ठीक है, और उसी के साथ हमारा चालू हो रहा है बैच विच इज फॉर 2027। हाँ, एग्जाम के 2 महीने पहले कुछ पढ़ते हैं, एग्जाम के 6 महीने पहले कोई बच्चे जागते हैं, और कोई बच्चे बहुत पहले से समझदार हो जाते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है मुझे 2027 में गेट देना है, मैं आज से ही प्रिपरेशन शुरू करती हूँ या करता हूँ। तो वो इतना जल्दी से चालू हो जाते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स अ स्मॉल काउंट, इट्स अ वेरी बिग काउंट। ठीक है, मैं काउंट तो बोल नहीं सकता हूं, मगर आई नो इट्स नॉट अलाउड, but it is a very big count. So there is a good majority, as a percentage, more than 40% students who attend right now are actually preparing for 27. That is how serious students are. और इधर से ही निकलते हैं चैंपियंस। स्पोरेडिक स्पाइक्स ऑफ सीरियसनेस से कुछ अचीव नहीं होता है, वो बस एक मोमेंटरी ग्लोरी मिलती है, फिर वापस बैक टू ओरिजिनल लेवल आ जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली अपनी इंटेंसिटी बनाए रखते हैं, उनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो अगर आपका विजन है, आप में मन में ये ख्याल आया है 27 का गेट देना है, अभी से शुरू कर दो। कोई भी बैच आप लेते हो, मेरा कूपन कोड अप्लाई करो, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। जो फीस दिखती है वो बहुत कम हो जाएगी, 60% मिनिमम डिस्काउंट मिलता है व्हेन यू अप्लाई माय कूपन कोड, एंड प्लस मैं आपका मेंटोर बन जाता हूं। फिर अब से लेकर आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। जो मेरे सब्जेक्ट के डाउट है मुझे भेजो, इमीडिएटली सॉल्व करूंगा। जो मेरे सब्जेक्ट के नहीं भी है, भेजो मुझे, आई विल डायरेक्ट यू टू द राइट टीचर। जो सब्जेक्ट का डाउट भी नहीं है, मोस्ट स्टूडेंट्स के मैसेजेस सब्जेक्ट के डाउट्स नहीं होते, डाउट्स तो क्लास में सॉल्व हो जाते हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स के मैसेजेस वो होते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, पिछले ये 4 दिन में इतने लोग को सेम सेम सिचुएशन से बाहर निकाल चुका हूँ। सर 2026 का गेट दे रहे हैं, ये वो बच्चे हैं, अभी नर्वसनेस चालू हो गई है ना, अभी फॉर्म आ गया, अब मालूम है, अब नहीं तो कब नहीं। तो सीरियसनेस चालू हो गई है बच्चों की, मैसेज करते हैं सर मेरे 2 सब्जेक्ट हुए हैं, 7 बाकी है, क्या करूं, दूं इस बार गेट की नहीं दूं? सर मेरे 4 सब्जेक्ट हुए हैं,
कोई जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, जिनके पूरा हो गया, फिर उनका क्वेश्चन अलग होता है, सर अभी कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन चालू करूं, सर अभी पीवाईक्यूज करना जरूरी है कि एक बार पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करूं। सो ऐसे ये जो डाउट्स होते हैं ना, इस दुविधा के लिए कोई चैट जीपीटी या कोई चीज काम नहीं आएगी। यहाँ पे वो काम आते हैं जिन्होंने आपको सब्जेक्ट सिखाया है, क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने में से जो बच्चे जुड़ते हैं, मुझे दिखता है जब क्लास में बहुत सारे आंसर्स देते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो एक पहचान बन जाती है, वो नाम जानते हैं हम बच्चों का। तो इसके लिए हमें पता है उनकी क्षमता क्या है, वो किधर पहुंचे हैं और इधर से किधर जा सकते हैं। तो उस हिसाब से हम एडवाइस देते हैं। अगर आप भी उनमें से हो जो 26 का गेट दे रहे हैं और घबराहट हो रही है, मुझे मैसेज करना, आई विल गाइड यू। इट्स नॉट वन आंसर टू ऑल। कोई बोले हाँ मैं आपको एक राम बाण देता हूं अभी से 26 गेट कैसे सॉल्व करना है, इट्स नॉट वन आंसर फॉर ऑल। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ क्वालिफाइड काउंसलर, नीदर एम आई अ फेकू। मैं वो चीज कभी नहीं करूंगा जिसके लिए मेरे को क्वालिफाइड नहीं है, मगर मैं टीचर हूँ, 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चों के बहुत दुविधा देख चुका हूँ, तो ये एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको गाइड करूंगा। और मेरा हमेशा एंडिंग लाइन यही होता है, कोई काउंसलर से बात करो अगर मेरी गाइडेंस हेल्प नहीं हुई तो, एक प्रोफेशनल काउंसलर से। सो जो मेरा काम है, जिस हद तक मेरी सीमा जाती है उधर तक मैं आपको हेल्प करूंगा, आगे आई विल टेल यू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी डन। एनीवे, और ये है आचार्य बैच। My name Bharat Acharya, not just by name, I'm a teacher by I'm an Acharya by work. Anyway, तो ये बैच का नाम भी बहुत I felt very happy when they named this batch Acharya batch, because ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए जो आचार्य बनना चाहते हैं, जो टीचर्स बनना चाहते हैं, तो इसके लिए वो नाम रखा है। तो ये बैच में आपको यूपीपीएससी एंड बीपीएससी दोनों की तैयारी होगी, जिसके लिए आज ये लेक्चर मैं कर रहा हूं। 2499 फीस है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये, 2499। अप्लाई माय कूपन कोड, गेट द डिस्काउंट, गेट कनेक्टेड विद मी। चलो शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें मैंने पिछले लेक्चर में मैंने यूपीपीएससी के खाली क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं पूरा मिक्स करा रहा हूं, यूपीपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। ठीक है, तो मिक्स एंड मैच है। और कैन आई बी ऑनेस्ट, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, सिलेबस दोनों का सेम है, लेवल ऑफ एग्जाम भी दोनों का सेम है। तो कोई भी क्वेश्चन जो यूपीपीएससी में आया था बीपीएससी में आ सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो 100 बात की एक बात, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सब आपके काम के हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, शुरू करते हैं। मुझे ऐसे कोई सिंपल क्वेश्चन से शुरू करने की आदत नहीं है, बिकॉज वो बेवकूफ बनाने वाला काम होता है कि 2-3 करा दिए, हाँ कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उसके बाद कुछ भी कराओ फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट डू दैट। मेरे कोई भी वीडियोस देखे होंगे, जब मैं पीवाई यूज करता हूं तो मैं जानबूझ के तो पहले टफ क्वेश्चन कराता हूं कि जिनको सीरियस नहीं है वो छोड़ दें लेक्चर। आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग स्टूडेंट्स जिनको सीरियसनेस है, जो सच्ची में पढ़ना चाहते हैं। चलो, बेवकूफ बनाने का काम नहीं है बेसिकली। What is the maximum number of characters? Characters that can be transmitted in a second, characters per second, on a 19.2 kbps line. 19.2 kbps is the speed of transmission. What is 19.2 kbps? 19.2 thousand bits per second. Are you clear? Asynchronous transmission requires one start bit and one stop bit. ठीक है, इतना दे दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर देना है। और खाली करेक्ट आंसर नहीं देना है, जल्दी आंसर देना है। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो चीज टेस्ट करते हैं, आपका एक्यूरेसी एंड आपका स्पीड। और किसी भी वक्त फेकू आंसर मत देना। आंसर नहीं दो, आप कुछ क्या होएगा, यू वोंट गेट द मार्क्स। बट गलत आंसर दो, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वो मत करना। फेंकने के प्रोसेस में अपने कमाए हुए मार्क्स मत गवा देना। ठीक है, तो वो गैम्बल, अनश्योर आंसर्स देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप हम हर क्वेश्चन का सही जवाब कैसे दे पाओगे, बहुत प्रिपरेशन लगती है, वही मैं आपको करा रहा हूं। तो अभी इधर आपको चाहिए मैं डायरेक्टली आंसर दे दूं, सम सॉल्व कर दूं, 2 मिनट लगेगा, या तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, उसमें कुछ 10 मिनट लगेगा, मगर कॉन्सेप्ट सीख लोगे। पहला चीज, ये किसके बारे में, एसिंक्रोनस। तो बच्चा बोलते हैं सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है। क्या पता आपने क्या सीखा है, कौन से टीचर से ये बातें सीखी है, मुझे नहीं पता। मैं कुछ अजम्पशन नहीं करना चाहता हूं, तो मैं आपको बेसिक से समझाता हूं। ऑफ कोर्स ये चीज को पूरा समझाने में 1 घंटा लगता है, वो मैं नहीं कर सकता हूं।
1 घंटे में एक क्वेश्चन कराऊंगा तो अनअकैडमी मुझे बोलेंगे सर वी लव यू बट डोंट डू दिस। तो 1 घंटा नहीं लूंगा, मगर 5 मिनट में जितनी अच्छी तरह से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं मैं सिखाऊंगा। मैं ये पूछ रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन? सुना है? बोलो सिंक्रोनस क्या होता है? When sender and receiver operate on the same frequency, that is called synchronous. When they are on different frequencies, that is called asynchronous, and that is absolute rubbish. ठीक है? Sender and receiver are always at the same frequency. सुना ये मेरी बात? Sender and receiver are always at the same frequency. सुना कि नहीं? मैंने ये नहीं बोला generally at the same frequency, more or less at the, ऐसे कुछ नहीं बोला, क्लियर शब्दों में बोला ऑलवेज। जो स्पीड पे सेंडर भेज रहे वो स्पीड पे रिसीवर कैप्चर कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दोनों डिवाइसेस का नेटिव फ्रीक्वेंसी सेम है, नहीं नहीं, हम अपने प्रोसेसर से एक ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वो ब्लूटूथ डिवाइस कुछ मेगाहर्ट्ज पे या एक बॉर्ली 1 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा, हमारा प्रोसेसर 4 गीगाहर्ट्ज पे काम कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सेम है, मैं बोल रहा हूं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन। जो फ्रीक्वेंसी में प्रोसेंडर भेजेगा वही फ्रीक्वेंसी में रिसीवर कैप्चर करेगा। बोलो ये बात समझ में आया? ये क्यों होता है क्योंकि सर ने बोला? नहीं, नथिंग इज बिकॉज सर ने बोला। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। रीजन समझो, ये है सेंडर। अगर सेंडर भेज रहा है 00H, 00H मतलब 00000000, प्लीज बोलना ये बात तो मालूम है, प्लीज बोलना ये मालूम है 00H बाइनरी में होता है 00000000। प्लीज टेल मी ये मालूम है कि नहीं? ठीक है, तो 00H में हो, मालूम है ना? हेक्स का एक डिजिट बाइनरी का 4 बिट बनता है, मालूम है ना? प्लीज, हाँ, मैं सब सिखा सकता हूं। फिर क्या हो जाएगा, ये लेक्चर कुछ और ही दिशा में चले जाएगा, बहुत बेसिक हो जाएगा, मतलब टॉपिक्स नहीं सीखेंगे फिर, ये तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। चलो, तो सेंडर को भेजना था 00H, उसमें होते हैं 8 जीरो। ये सेंडर ने भेजा, देखो ये 0 है ये 1 है, ये दिख रहा है ना, ये ग्राफ से समझ में आता है ना, 0 1 0 1 बराबर। तो अभी 0 1 0 1 नहीं भेजना है, 8 बार 0 भेजना है, बराबर। तो सेंडर भेजेगा, इधर देखो, ये है सारे टाइम 0 आया लाइन में, बराबर, ठीक है। बोलो, आप रिसीवर हो, ठीक है, आप ये लाइन को देखो और बोलो इसमें 1 आ रहा है या 0? जल्दी बोलो जल्दी। 0, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिख रहा है ना। जब ये वोल्टेज हाई होएगा तो 1 होएगा, जब वोल्टेज लो है तो 0 है, वो तो दिख रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो कोई भी बता देगा कि ये लाइन में 0 है, ये कोई नहीं बोल पाएगा कि अब तक कितने 0 आए हैं। बोलो, बात समझ में आई? हो गए सीरियस? सीरियस हो गए, अभी टॉपिक सीरियस होने वाला है। अब जो बच्चों को सीरियस पढ़ाई नहीं करनी है प्लीज लेक्चर बंद कर दो, अब से एंड तक बहुत ऊपर लेवल जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई? आप हो रिसीवर, आपने देखा लाइन में 0 है, ये तो आप यू कैन राइट ऑन स्टैम्प पेपर एंड बेट योर लाइफ ऑन इट एंड से हाँ भैया ये 0 है, मगर ये दुनिया में कोई नहीं बता सकते कि इसमें कितने जीरोस है। अभी 2 जीरो आए हैं, अभी 4 जीरो आए हैं, अभी 5 जीरो आए, वो नहीं बता सकते अनलेस आप बिल्कुल वो स्पीड पे डेटा पकड़ रहे हो जो स्पीड पे डेटा भेजा जा रहा है। इसके लिए मैंने बोला सेंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड रिसीविंग फ्रीक्वेंसी हैव टू बी द सेम। पहले बोलो ये कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ में आ गया? यस, आर आवर फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग? पन अनइंटेंडेड, बट यू गेट द पॉइंट राइट। ये ऐसे बच्चे सुनते हैं तो ऐसे लगता है ओए अरे हाँ मस्त चीज सीखी। ये कोई मस्त चीज नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ये बात आपको बचपन से आती है, जो मैंने अभी सिखाया, जब आप इतने छोटे बच्चे थे तभी से आपको ये बात आती है। बोलो, रेडियो प्ले करते हो कभी, रेडियो सुनते हो कि नहीं? हाँ, आपका रेडियो डिवाइस क्या है, ट्रांसमीटर है कि रिसीवर? आपका डिवाइस रिसीवर है, जो स्टेशन है वो ट्रांसमीटर है, बराबर है कि नहीं? मुझे बताओ, क्या रेडियो को ऐसे ही प्ले करो तो चालू हो जाएगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, उसको ट्यून करना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को बोल के बताओ, आप कर क्या रहे हो? आप अपना रिसीविंग फ्रीक्वेंसी सेंडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे हो। जब तक आप मैच नहीं करोगे आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो ये बात, जैसे मैंने कहा, आपको बचपन से मालूम है। खाली ये कि जब मैं इंजीनियरिंग में ये बात बोलता हूँ, जब क्लास में, इधर तो मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, मगर 25 साल से बहुत क्लासरूम कोचिंग की है, बहुत, अभी भी कर रहा हूँ। तो जब
क्लास में ये बात बोलता हूँ, सेंडिंग फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज रिसीविंग। बच्चे बोलते हैं ये क्या बोला सर ने? नहीं, मेरा मोडेम का स्पीड अलग है, मेरा लैपटॉप का स्पीड अलग है, मेरा ब्लूटूथ का स्पीड अलग है। हाँ, डिवाइसेस के स्पीड कुछ भी हो, मगर ट्रांसमिशन का स्पीड सबके लिए एक होता है। इज दैट क्लियर? द रेट एट विच द सेंडर सेंड्स शुड बी द रेट एट विच द रिसीवर रिसीव्स। तो ये बात अभी एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई है। ठीक है, आपको रेड एफएम या ऐसे कोई स्टेशन सुनना है, सपोज इट्स एट 93.5 मेगाहर्ट्ज, आप 93 मेगाहर्ट्ज पे पहुंचे हो, आपको तो स्टेशन सुना ही नहीं देता है, क्योंकि 93.5 मेगाहर्ट्ज और 93 मेगाहर्ट्ज में इतना बड़ा फर्क है कि हर डेटा जो आ रहा है उसका कुछ ना कुछ लॉस्ट हो रहा है, तो वो रेडियो प्ले ही नहीं करेगा। आप 93.3 मेगाहर्ट्ज तक आते हो, हाँ, अब लॉस बहुत कम है। इसके 93.5 मिलियन बिट्स, आपको 93.3 मिलियन बिट्स तो मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? मेगाहर्ट्ज समझ में आ रहा है कि नहीं? मेगा मतलब मिलियन। तो अब बहुत सारा डेटा वैलिड आ रहा है, तो उसका आवाज बराबर सुनाई देता है। जो जो डेटा करप्ट हो रहा है उसके लिए ब्लैंक साउंड आता है। इसके लिए आप जब वो सुनते हो रेडियो में, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है गाना कौन सा है, मगर डिस्टर्बेंस बहुत है। लेमैन डिस्टर्बेंस बोलते हैं, इंजीनियर नॉइस बोलते हैं, उसको लगता है मैंने बहुत सीखा। क्या है नॉइस? क्या है? डिस्टर्बेंस ही तो है। थोड़ा तो उससे ज्यादा सीखो कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि आपका फ्रीक्वेंसी बहुत क्लोज है मगर सेम नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें मिस हो रही है। आप 93.4 पे आते हो, बेटर, इवन बेटर। अब कम डिस्टरबेंस आता है, क्योंकि अभी आप 93.4 मिलियन बिट्स पकड़ सकते हो फ्रॉम 93.5 मिलियन बिट्स, विच इज वेरी हाई। आप 93.5 मेगाहर्ट्ज पे आते हो, एकदम क्लियर साउंड। जितना क्लियर आपका रेडियो प्ले कर सकते हो उतना क्लियर साउंड मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ लॉस नहीं है। जो डेटा भेजा है सब डेटा आया है, हर बाइट अपना गाना बजा के देगा, कोई भी बाइट करप्ट साउंड नहीं बनाएगा। आई यू क्लियर? फिर आप 93.6 पे जाते हो, डज इट गेट बेटर? नो, वापस डिस्टर्बेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि भेजने वाले ने भेजे थे 8 जीरो, आप देख रहे हो 9 जीरो, आपको एक एक्स्ट्रा, मतलब भेजने वाले ने भेजे 93.5 मिलियन बिट्स, आपको मिल रहे 93.6 बिलियन मिलियन बिट्स। तो आप कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ले रहे हो, वो एक्स्ट्रा बिट्स कोई ना कोई बाइट पे जाएंगे, वो बाइट को खराब करेंगे। प्लीज टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर? फिर 93.7 पे जाते हो, बहुत खराब हो जाता है। 93.8, रेडियो उसको प्ले करना बंद कर देते, बिकॉज देयर इज मोर करप्शन देन एक्चुअल डेटा। चलो, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। सो सेंडर एंड रिसीवर हैव टू बी एट द सेम फ्रीक्वेंसी, ये बात तो क्लियर हो गई। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, वो था हमारा क्वेश्चन, मगर वो बात आप समझ ही नहीं सकते हो जब तक ये बात क्लियर नहीं है जो मैंने अभी बोला। तो सिंक्रोनस में भी सेंडर रिसीवर सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, एसिंक्रोनस में भी सेंडर रिसीवर सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो सिंक्रोनस शब्द का मतलब क्या हुआ? सिंक्रोनस में सेंडर डेटा के साथ क्लॉक भेजता है। ओके, वो एक्चुअली भेजेगा या सिग्नल में से ही क्लॉक डिराइव होता है, वो सब सिग्नल टेक्नोलॉजी। मैं आपको इधर कम्युनिकेशन नहीं सिखा रहा हूं, बट अंडरस्टैंड द पॉइंट। डेटा के साथ क्लॉक होता है, ये है सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस में जो हमारा क्वेश्चन है, एसिंक्रोनस खाली डेटा होता है, क्लॉक नहीं होता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्यों है? आपके पेपर में शायद ये ही बोल दें ट्रांसमिशन इज एसिंक्रोनस, ये नहीं भी बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये होना चाहिए। एसिंक्रोनस शब्द का मतलब है कि स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट होते हैं, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब या तो रट लो, रटने से तो बहुत कुछ रट सकते हैं, फिर तो समझने की जरूरत ही नहीं है, या अगर समझना है तो ध्यान दो। सेंडर वांट्स टू सेंड 0 0, फिर आधे घंटे तक कुछ नहीं भेजना है, फिर 0 0। ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सेंडर को भेजना है 0 0, फिर हाफ एन आवर ऑफ डेडलाइन, फिर 0 0। इज दिस क्लियर? चलो, जब सेंडर भेजेंगे 0 0, लाइन में होएगा 0, बराबर। ये है 8 0 जो सेंडर ने भेजे हैं। क्या रिसीवर को भी ये बराबर 8 0 दिखाई देंगे? यस, क्योंकि सेंडर रिसीवर का फ्रीक्वेंसी सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है कि नहीं? रिसीवर को भी 8 0 दिखेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है 8 0 भेजने के बाद सेंडर आधे घंटे आराम कर रहे हैं, सेंडर कुछ नहीं भेज रहे। तो क्या ये रिसीवर, क्या ये लाइन अपने आप 1010 में चेंज होएगी? क्या ये लाइन बोर होते होते बोलेगा चलो लेट्स सी हाउस द एयर अप देयर, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, अपने आप ऐसे होएगा? बिल्कुल नहीं। टाइम पास थोड़ी सीख रहे हैं। अगर सेंडर ने डेटा भेजना बंद कर दिया तो ये लाइन वही रहेगा जो लास्ट में था। लास्ट में क्या था? 0, तो लाइन डेड रहेगा, लाइन थोड़ी अपने आप चेंज होएगा। आर यू क्लियर? मतलब लाइन में अभी भी 0 है। पुअर रिसीवर, आप ये रिसीवर हो, जब डेटा आ रहा था लाइन 0 था, अब भी लाइन 0 है, आपको क्या लगेगा अब भी डेटा आ रहा है?
समझे? आपको लगेगा अब भी डेटा आ रहा है, और ये पूरा फालतू गार्बेज उठा के लेके आओगे और अपने प्रोसेसर को देखो, बोलो देखो मैं क्या क्या लेके आया। कुछ नहीं लाए हो, वो सब नॉनसेंस था, आप गार्बेज लेके आए हो। ये क्यों हुआ प्रॉब्लम? बिकॉज नोबडी टोल्ड द रिसीवर दैट द डेटा हैज स्टॉप्ड। यहां पे एक स्टॉप बिट की जरूरत होती है जो बताता है डेटा हैज स्टॉप्ड। इसलिए एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में डेटा के पीछे एक स्टॉप बिट होते हैं। इधर बोला है एक स्टार्ट बिट एक स्टॉप बिट, मैं आपको उससे भी ज्यादा सिखाता हूं कुछ। स्टॉप बिट का वैल्यू हमेशा 1 होता है, स्टार्ट बिट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये खाली एक प्रोसेसर के लिए नहीं है, एक कंट्री के लिए नहीं है, एक कॉन्टिनेंट के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल है। इसको बोलते हैं यूआर्ट कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि स्टार्ट बिट हमेशा 0 होएगा, स्टॉप बिट हमेशा 1 होएगा। ठीक है, तो उससे होता क्या है, इधर देखो, डेटा के पीछे आ जाएगा स्टॉप बिट। डेटा 0 हो 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पीछे आ जाएगा स्टॉप बिट। स्टॉप बिट ये लाइन को बना देगा 1। अ डेड लाइन, अब ये डेड लाइन है क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। डेड लाइन इन यूआर्ट कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 1, इन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज ऑलवेज। अब ये लाइन 1 पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक अगला डेटा नहीं आए। सपोज अगला डेटा जो आने वाला है, सपोज मैं और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, सपोज आने वाला डेटा एफ एफ है। सब बच्चे बोलो एफ एफ का बाइनरी फॉर्म क्या होता है? 11111111। प्लीज टेल मी, ये सब मालूम है ना? एफ मतलब 1111 15। तो जो डेटा आने वाला है उसमें 8 वंस है। लाइन ऑलरेडी क्या है? लाइन ऑलरेडी क्या है? 1। जो डेड लाइन थी वो 1 है, बराबर ना, स्टॉप बिट के वजह से। अब जब डेटा भी आ रहा है तो भी लाइन क्या है? 1। तो बेचारा रिसीवर बोलेगा मेरे को कैसे समझ में आएगा डेटा कब आ रहा है, सारे टाइम तो लाइन 1 है, मुझे कुछ आइडिया दो। आइडिया है स्टार्ट बिट का। जब अगला डेटा आएगा तो पहले एक स्टार्ट बिट आएगा। ये स्टार्ट बिट इज द डिप दैट वेक्स अप द रिसीवर, जो रिसीवर को बोलते हैं जागो, अब डेटा आने वाला है। अब रिसीवर 8 सैंपल्स लेते हैं, डेटा 0 हो या 1 हो उससे कोई फर्क नहीं आता, जो भी आएगा उसको कैप्चर करेगा, उसके पीछे वापस 1 चले जाएगा। सो दिस इज इन इसेंस यूआर्ट कम्युनिकेशन। एक स्टार्ट होता है, फिर 8 बिट्स होते हैं, जो कुछ भी हो 0 हो या 1, उसके पीछे एक स्टॉप होता है। ये है स्टार्ट बिट जो 0 होता है, ये है स्टॉप बिट जो 1 होता है, और बीच में आता है आपका कैरेक्टर या डेटा। आर यू क्लियर? स्टार्ट एंड स्टॉप क्यों होते हैं, समझ में आया ना? स्टार्ट जगाता है, स्टॉप फिर लाइन को 1 कर देता है। इधर देखो, इधर देखो, मैं हमेशा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देता हूं हर लेक्चर में, क्योंकि ऐसे नॉलेज का करना क्या है जिस मालूम नहीं, जिसमें जो रियल दुनिया में किधर यूज होती है उसका क्या फायदा। इतने तो हमने बहुत पढ़ लिए सब्जेक्ट्स ना। आप सब अगर ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप सब या तो ग्रेजुएट बन चुके या उस कगार पे हो, तो बहुत पढ़ लिया है। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डीएक्स, मतलब ऐसे सब जिसका कोई सर पैर नहीं है, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर आता है। तो वैसा पढ़ पढ़ के क्या पूरी जिंदगी वैसा ही पढ़ना है? कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े जिस जो हमको सच्ची में इंजीनियर बनाए। ये देखो, ये रिमोट कंट्रोल है, वो सामने एसी है, इधर मैं कोई भी बटन दबाता हूं एसी रिएक्ट करते हैं। आवाज आया ना? यस। बहुत फेंट आवाज में, पता नहीं आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं, मगर एसी रिएक्ट करते हैं। ये आप भी करते होंगे ना? टीवी का रिमोट कोई भी बटन दबाओ रिएक्ट तो करते हैं। अब एसी को कैसे मालूम मैं बटन कब दबाने वाला हूं? मैंने रिमोट हाथ में लिया, क्या एसी एक्साइट हो जाएगा? अरे उसने हाथ में पकड़ा, अभी कुछ भेजेगा, अभी मैं ऐसे बटन दबाने जाऊं क्या अभी एकदम एक्साइट हो जाएगा? नहीं। वो प्रोसेसर, उधर भी प्रोसेसर है, बोलते हैं मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, लाइन डेड है तो लाइन 1 है। जब मैं कोई भी बटन दबाऊंगा, हर बटन दबाने से एक नंबर जाता है, वो नंबर का वैल्यू कुछ भी हो, उसके पहले एक 0 जाएगा जो स्टार्ट है, वो स्टार्ट उसको जगाता है, फिर पीछे से नंबर जाता है, फिर उसके पीछे आता है स्टॉप बिट जो लाइन को वापस डेड बना देते हैं। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज द मीनिंग ऑफ एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस क्या होता है? अभी एसिंक्रोनस पढ़ा, बच्चे बोलते सर क्वेश्चन में एसिंक्रोनस पूछा है, सिंक्रोनस क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, यही थोड़ी वापस आएगा, इसके जैसा कुछ आएगा। कुछ तो चेंज होएगा ना, या तो ये कॉम्बिनेशन चेंज होएगा, या ये फ्रीक्वेंसी चेंज होएगा, बॉड रेट फ्रीक्वेंसी चेंज होएगा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू
या तो इधर सिंक्रोनस बना देंगे, कुछ तो इसमें, यही तो तीन चीज है क्वेश्चन, मेन तीनों में से कुछ एक चेंज होएगा। ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, ये कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स तो बस नंबर चेंज करो आंसर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट दूसरा है। अगर उन्होंने बोला सिंक्रोनस कम्युनिकेशन तो क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या करता हूं, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूं। ठीक है, तो आपके पास वो भी पड़ा हुआ है। हाँ, वैसे इसको डाउनलोड तो आप करो। ये मेरी बोलने की आदत है, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी में, जब हम लेक्चर्स लेते हैं तो हर लेक्चर का जो मैंने सब किया हुआ है सब मिल जाता है एज अ पीडीएफ टू यू एज अ स्टूडेंट, कि आप इसको दोबारा करो। तो उस आदत से मेरे जहन में वो बात थी, इसके लिए मैंने बोला मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो आपके पास वो भी रहेगा और ये भी रहेगा। बट ये तो ऑफकोर्स आप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, तो आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपका काम हो गया। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। हम अभी पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं होते हैं। उससे फायदा क्या, आपका टाइम बचता है। स्टार्ट स्टॉप भेजने में, हर डेटा में अगर एक स्टार्ट बिट भेजो एक स्टॉप बिट भेजो, सपोज डेटा 8 लाइंस का है तो 8 बिट्स का है, 8 बिट्स का डेटा, एक स्टार्ट एक स्टॉप, मतलब टोटल 10 बिट्स। हर 10 बिट्स में से 2 बिट्स फालतू है, हमको इंटरेस्ट तो डेटा में है ना। रिसीवर को, आप रेडियो में सुनते गाना हो ना, आपको स्टार्ट स्टॉप थोड़ी सुनना है, आपको तो गाना सुनना है, बराबर है कि नहीं? तो आपका इंटरेस्ट तो डेटा में है, मगर वो फालतू चीज भेजते जा रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, तो उससे कम्युनिकेशन में स्पीड लॉस होती है, बराबर। अगर हम स्टार्ट स्टॉप का चक्कर ही निकाल दें तो 100 भेजे हुए बिट्स में 100 के 100 डेटा निकलेंगे। स्टार्ट स्टॉप रखे तो 100 भेजे हुए बिट्स में 80 डेटा होंगे, 20 तो स्टार्ट स्टॉप होंगे, बराबर ना। हर 8 बिट के साथ एक स्टार्ट एक स्टॉप, उतना मैथ्स आता है ना, वो तो मैं स्मार्ट बच्चों से बात कर रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? हो ना स्मार्ट, नहीं होते तो इधर तो अभी तक लेक्चर बैठे नहीं, बंद कर चुके होते। चलो, तो अगर हम स्टार्ट स्टॉप को ही उड़ा दें तो फिर तो पूरा ट्रांसमिशन डेटा हुआ, फिर तो मस्त स्पीड मिलेगी, बराबर है कि नहीं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनस, जो फास्टर होता है। सिंक्रोनस में हम खाली डेटा भेजते हैं। बच्चा बोलता है सर मगर स्टार्ट स्टॉप तो लगेगा ना, अभी आपने इतने खूबसूरती से, या मेरे को ऐसे लगता है अच्छे से पढ़ा है, आप बता देना। अभी आपने समझाया स्टार्ट एंड स्टॉप लगते हैं, अभी हमको समझ में भी आ गया। अब आप बोल रहे हो स्टार्ट स्टॉप नहीं है। हाँ, स्टार्ट स्टॉप नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नया तरीका है। सेम प्रॉब्लम को एक दोबारा देखते हैं, 00H, हाफ एन आवर ऑफ नो डेटा, 00H। ठीक है, अगर स्टार्ट स्टॉप नहीं है, जब 00 आ रहा है लाइन 0 होएगा, आधे घंटे तक कुछ नहीं आ रहा है लाइन अब भी 0 होएगा, विदाउट अ ब्रेक, बराबर ना। बराबर ना, जो लास्ट भेजा हुआ था वही रहेगा, अभी स्टार्ट स्टॉप नहीं है। फिर जब 00 आएगा तब भी लाइन 0 होएगा विदाउट अ ब्रेक। अब बच्चा बोलता है अरे सर ये तो सारा का सारा 0 है, इसमें से रिमोट को कैसे समझ में आएगा डेटा कब आ रहा है डेटा कब नहीं आ रहा है? मैं एक बार वॉल्यूम अप करूंगा तो वॉल्यूम अप करते ही जाएगा, उसको लगेगा डेटा आते जा रहा है। कैसे समझेगा डेटा कब आया कब नहीं आया? क्योंकि आप डेटा के साथ, मैंने क्या बोला था, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्लॉक भेजा जाता है। डेटा के साथ एक क्लॉक भेजते हैं, और ये डेटा है, ये क्लॉक है। क्या समझे? अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। समझदार को इतनी बात बोलो ना, वो पूरी समझ ले जाते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका ही है, मैं आपको दरवाजे पे लेके जाता हूँ, दरवाजा खोलना आपको है, सब मैं नहीं करके दूंगा, फिर दैट इज स्पून फीडिंग, दैट्स नॉट एजुकेशन। ये देख के समझ में आ जाना चाहिए। क्या समझे? जब क्लॉक आएगा तब डेटा आएगा, जब क्लॉक डेड है तो डेटा नहीं है, जब क्लॉक आएगा डेटा आएगा। हो गया ना सिंक्रोनाइजेशन, स्टार्ट स्टॉप की जरूरत ही नहीं है। रिसीवर को अभी समझ में आता है डेटा कब आ रहा है। अगर ये सिंक्रोनस होता है, नहीं ये एसिंक्रोनस है, मगर ये सिंक्रोनस होता तो इधर दो ऐसे ट्रांसमीटर दिखाई दे रहे, इधर दिख रहे ना, एक खड्डा जैसे दिख रहा है, ऐसे दो होते थे, एक डेटा लेके जाता एक क्लॉक लेके जाता। समझ में आया? तो इधर मैंने बटन दबाया, जब मैंने कुछ भी डेटा भेजा तो उसके साथ क्लॉक भी जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई कोई रिमोट्स होते हैं जिसमें आप अगर कैमरा से पॉइंट करो तो ऐसे ब्लिंक होता है। सोचो वो क्यों हो रहा है ब्लिंक, जस्ट थिंक अबाउट इट। That is clock. Anyway, there is a clock frequency at which that LED is anyway, वो एक अलग चैप्टर है, बट यू गेट द पॉइंट। थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर साइंस के बारे में ना अगर सोचना चालू करेगा, मतलब दिन में जो एवरेज लोग 1 घंटा आधा घंटा पौना घंटा जो भी रील्स पे वेस्ट करते हैं, बस वो टाइम निकाल के कंप्यूटर साइंस के वीडियोस देखते रहो, कोई भी टीचर के, बहुत ज्ञान मिलेगा। सब टीचर्स को सब कुछ मालूम है, इसके लिए वो टीचर बनते हैं। आप भी वही बनना चाहते हो? चलो, तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस समझ में आ गया ना। तो अभी 100 बात की एक बात, हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अभी क्वेश्चन को टैकल करते हैं।
तो ये उन्होंने बोला है सिंक्रोनस है, ठीक है, एसिंक्रोनस है। तो जब उन्होंने बोला एसिंक्रोनस है, आपको मालूम है एक स्टार्ट बिट होएगा, उसका वैल्यू कुछ भी हो, एक स्टार्ट बिट होएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं उसका वैल्यू 0 होता है। एक स्टॉप बिट होएगा जिसका वैल्यू 1 होता है, और उस बीच में हमारा डेटा होएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स? एक कैरेक्टर में 7 बिट्स ऑफ डेटा होता है और एक पैरिटी बिट होता है। 8 बिट का जो हमारा डेटा था उसमें एक्चुअली 7 बिट का डेटा होता है और एक पैरिटी बिट होता है। तो 7 + 1 8, ये 1 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 1 है। एक स्टार्ट बिट है, एक स्टॉप बिट है, 7 डेटा बिट है, एक पैरिटी बिट है। मतलब कुल मिला के हमारा कैरेक्टर 10 बिट्स का हुआ। बोलो बात समझ में आई? पूरा कैरेक्टर 10 बिट्स का हुआ। बोलो समझ में आया? 1 स्टार्ट, 1 स्टॉप, 1 पैरिटी एंड 7 डेटा, 10 बिट्स। एक कैरेक्टर 10 बिट्स का है। अब ये क्वेश्चन खुल गया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मतलब अब भी अगर आंसर नहीं आया ना तो स्लो हो, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पॉज कर दो वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे आंसर दोगे। सामने सामने आंसर पढ़ा है, ऐसे आंसर दोगे। कम ऑन। स्पीड क्या है डेटा का? हमारे डेटा का स्पीड क्या है? 19.2 kbps, मतलब 19.2000 के मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1000, बराबर है कि नहीं? बिट्स पर सेकेंड, इतने बिट्स पर सेकेंड पे डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? Which means 1, so transmission speed is 19.2 kbps, मतलब 1000 bits per second, which means 19200 bits per second. This is your transfer speed. One character is 10 bits. तो ट्रांसमिशन स्पीड इज 19,000। क्या, कम ऑन यार, अभी क्या सिखा ना, अब इसके बाद भी मैं सिखाऊं? 19,200 बिट्स पर सेकेंड। 10 बिट का एक कैरेक्टर बनते, तो कितने कैरेक्टर्स पर सेकेंड? सो देयरफॉर ट्रांसमिशन स्पीड in character per second is 19200 divided by 10. 19200 divided by 10 is 1920 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। ये है आपका यहाँ पे 1920। समझ में आया कि नहीं? 1920 का कितना सिंपल बन गया। क्या था क्वेश्चन? ये नंबर को 10 से डिवाइड करना है। 10 कहां से आया? 7 + 1, ये 8 हुए, एक स्टार्ट एक स्टॉप। अब ये बहुत स्वीट थे कि उन्होंने बोला एक कैरेक्टर में एक स्टार्ट एक स्टॉप है। ये नहीं भी बोला जाएगा तो क्वेश्चन एकदम जायज है, क्योंकि इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर्स का टीचर बनना चाहते हो कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में स्टार्ट एंड स्टॉप हमेशा होता है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप के साथ कैरेक्टर को जोड़ लो, 10 बिट लगते हैं कैरेक्टर बनाने को। 19,200 बिट्स पर सेकेंड भेजा जा सकते हैं। 10 बिट का एक कैरेक्टर होता है, मतलब 1920 कैरेक्टर्स पर सेकेंड भेजे जा सकते हैं। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? एंड नॉट जस्ट दैट, with that the concept of synchronous communication, asynchronous communication, transmission speed, reception speed, start bit, stop bit, सब समझ में आ गया? चलो, शाबाश शाबाश। काश ये लाइव होता, आप कमेंट्स कर सकते थे। मैंने शुरू किया था ये लेक्चर आज लाइव में, मगर शायद पता नहीं इंटरनेट स्पीड कम हो रही होगी। पिछले कुछ दिनों से बॉम्बे में बहुत बारिश पड़ी है, तो कुछ इंफ्रा आगे पीछे हुआ रहेगा। कोई एक जंक्शन बॉक्स खराब होगा, ऊपर कोई टेरेस पे वायर खराब होगी, या पता नहीं क्या है जिसके वजह से स्पीड ड्रॉप हुई। तो लाइव करने में मजा नहीं आ रहा था, लैग हो रहा था। तो मैंने बोल दिया कि मैं रिकॉर्ड करके अनअकैडमी से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो रात को ही अपलोड कर दें। टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम के लिए, अब रुकना नहीं, अभी स्पीड पकड़ के आगे बढ़ना है। चलो एक और। तो आज मैंने जबरदस्ती है ना, जानबूझ के आपका इंटेंसिटी चेक करने की कोशिश की है। मैंने जानबूझ के बड़े क्वेश्चंस पहले रखे हैं। मैं हमेशा बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं, आप सीखने जा रहे हो, आई एम देयर। आपको 10 बार भी नहीं समझ में आया, मैं 11वीं बार पढ़ाऊंगा। आप जितनी बार बोलोगे सर रिपीट द कॉन्सेप्ट, आई विल रिपीट।
मगर आपको खाली सिंपल सिंपल चीजें पढ़नी है, आपको टफ, मतलब आप सीरियस नहीं हो तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू। वो भैंस के आगे बीन क्या बजाए, नहीं आने वाला है उसको। ठीक है, तो वो ही बात है। तो अगर आप सीरियस हो, इधर तक जुड़े हुए हो, ये आपका रिवॉर्ड है। 2 क्वेश्चंस मस्त खतरनाक करा के उसके बाद बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा, क्या पता क्या आएंगे आपके एग्जाम में। द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन अ कंप्यूटर takes the average memory access time in a computer takes 24 nanosecond. Very good English. Wow. The memory access time on a miss is 60 nanoseconds. The memory access time with cache on a hit is 15 nanosecond. We are asked. ये मैं वही बोला, इतनी सुंदर इंग्लिश कहां से आ गई। तो मैंने क्या किया था, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके जीपीटी से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाया था, सो दैट आई लाइक अ ब्यूटीफुल लेआउट ऑफ द क्वेश्चन। मैं वही बोलो, ये वी आर आस्क्ड कहां से आ गया। हाँ, व्हाट इज द हिट रेशियो ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का हिट रेशियो बताओ। मालूम है ये सब कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या पूछा गया है मालूम है। इसके आगे मस्त मस्त सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप बोलो तो सिंपल सिंपल करें और आगे बढ़े, बट मुझे वो नहीं, मुझे थोड़े टफ क्वेश्चंस करने में मजा आता है। चलो किधर गया क्वेश्चन, चलेगा ना, कराऊं आपको, चलेगा ना। लुक हियर, इसका मतलब ये है, चलो इधर बनाता हूं, ये प्रोसेसर है, ये कैश मेमोरी है जो बहुत फास्ट होती है, और ये मेन मेमोरी है जो स्लोअर होती है। स्लो नहीं बोल रहा हूं, है ये भी फास्ट, एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज ये भी फास्ट है, मगर एज कंपेयर टू कैश स्लोअर है। ठीक है, क्यों होते हैं ऐसे? मेन मेमोरी डी रैम से बनते हैं, कैश मेमोरी एस रैम से बनते हैं। एस रैम इज फास्टर देन डी रैम। क्यों होता है ऐसा? चलो सब चीज ऐसे, इसको, इसका पहले फाउंडेशन बना लेते हैं, चलो फाउंडेशन सीख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से सॉल्व हो पाएंगे। दिख रहा है ये पार्ट? तो मुझे थोड़ी जगह मिल जाएगी काम करने को। तो कैश में होता है एस रैम, मेन मेमोरी। आपके कंप्यूटर में रैम है ना, है कि नहीं? मालूम है ना, कितना रैम है आपके कंप्यूटर में? 8 GB। शाबाश, कम से कम 8 GB होएगा, आज की दुनिया का कंप्यूटर है तो। 12 GB if you like to spend a little more, 16 GB if you are रियली कीन इन मेकिंग अ फास्ट कंप्यूटर, तो आपने 16 GB वाला कंप्यूटर लिया होगा। कोई बच्चे 24 GB वाला भी लेते हैं, मतलब उनको बहुत हार्डकोर गेम्स खेलने हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है। वैसे वीडियो एडिटिंग मैं तो करता हूँ, मेरा तो काम ही है वो पूरे दिन का। 16 GB काफ़ी होता है, मगर कोई कोई को लगता है कि नहीं मुझे लेना है, नो प्रॉब्लम। मैं इधर किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, जिसकी जितनी क्षमता उतना लें। 8 GB नॉर्मल साइज है। आपको इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं ये सब क्वेश्चन, इतने बेसिक है ना, जिसको ये नहीं आता मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कंप्यूटर साइंस में, फिर वो जबरदस्ती के लिए पढ़ रहे हैं। ये सब अपने कंप्यूटर के बारे में इतना तो मालूम होना चाहिए, उसमें रैम कितना है। तो 8 GB से 24 GB, जो बोलना है आप बोलो। 32 GB भी हो सकता है, मतलब अगर बहुत पैसा खर्चा किया है तो। एनीवे, दैट इज योर रैम। वो कौन सा रैम है? वो डी रैम है। कुछ भी कर लो, डी रैम एस रैम से स्लो होता है। क्यों? क्योंकि सर ने बोला। नहीं, क्योंकि डी रैम यूज करता है कैपेसिटर्स, और एस रैम यूज करता है फ्लिप फ्लॉप्स। दोनों करते क्या है? डेटा स्टोर करते हैं। डेटा मतलब क्या? जीरोस एंड वंस। ये सब फाउंडेशन में इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में दे चुका हूं। प्लीज मेरा नाम टाइप करो और बस भरत आचार्य इंट्रोडक्शन इतना टाइप करो, आपको मिलेंगे 8085 के इंट्रोडक्शन वीडियोस, 8086 के, सीओए के, सबके मिलेंगे। किसी का भी वीडियो देख लो, आपको समझ में आएगा कंप्यूटर्स का बेसिक्स क्या होता है। उसमें मैंने बहुत बेसिक्स कवर किए, बाइनरी, हेक्स, डेसिमल, वो सब भी कवर किए। मतलब कंप्यूटर सीखने के लिए कोई भी ये मेरे नाम के साथ इंट्रोडक्शन वाला कोई भी वीडियो देख लो, आपको कंप्यूटर्स का फाउंडेशन मिल जाएगा, अगर आपका ये सब वीक है तो रैम करता क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इंफॉर्मेशन मतलब जीरोस एंड वन। जीरो इज वन मतलब 1 बिट। 1 बिट को स्टोर करने के लिए या तो आप कैपेसिटर यूज करो, कैपेसिटर में आप चार्ज स्टोर करते हो, तो कैपेसिटर के लिए वो चार्ज है, मेरे लिए वो डेटा है। तो आप कैपेसिटर यूज करो, आप उसमें भी 1 बिट स्टोर कर सकते हो। उसको चार्ज करो, फिर डिस्चार्ज करो तो 0 हो जाएगा, चार्ज करो तो 1 हो जाएगा, डिस्चार्ज करो तो 0 हो जाएगा। या तो आप फ्लिप फ्लॉप यूज करो, जिसको सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, तो उससे भी हम 1 0 स्टोर कर सकते हैं। तो बस यही है दो टेक्निक्स रैम के, एक कैपेसिटर यूज करते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। अब फास्टर कौन सा होएगा? जो फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं।
क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप इमीडिएटली स्विच हो जाता है 0 to 1, 1 to 0। कैपेसिटर को चार्ज होना पड़ता है, डिस्चार्ज होना पड़ता है। आई एम श्योर आपने कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के सम्स किए होंगे। मुझे तो याद है 11th स्टैंडर्ड में मैंने किए थे मुंबई यूनिवर्सिटी में। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो, आपने किए तो होंगे 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कभी तो किए होंगे, है कि नहीं? जब वो सम्स कर रहे थे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के, आपने पूछा था टीचर से क्यों पढ़ा रहे हो, क्या मिलेगा ये सीख के? अगर पूछा होता तो पता चलता। वो स्पीड इज द स्पीड जिससे आपका अगला रील खुलेगा फोन में। आप जब रील स्क्रॉल करते हो, फटाफट फटाफट नया नया डेटा रैम में आते रहता है। रैम में जब डेटा आता है, मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं, मिलियंस डिस्चार्ज होते हैं। वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट बताता है अगला रील बिना लैग के कितना फास्ट खुलेगा। आप टेंपल रन या कोई भी गेम खेल रहे हो, आप इधर से इधर जाते हो, इधर से इधर जाते हो, पूरा सिनारियो चेंज होता है। वो सारा कैलकुलेशन रैम के थ्रू होता है। अगर रैम फास्ट है तो फटाफट होएगा आपका गेम, बिना स्क्रीन ड्रॉप्स के चलेगा। समझ में आया कि नहीं? कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम डिसाइड करता है आपका कंप्यूटर कितना फास्ट चले। तो अगर ये तब पूछ लिए होते तभी पता चलता है। एनीवे कोई बात नहीं, अब तो सीख लिया, जब आंख खुले तब सवेरा। तो जो हमारा डी रैम है, जो हमारा बल्क ऑफ द रैम है, 8 GB, 12 GB, 16 GB, वो है स्लो एज कंपेयर टू दिस एस रैम, सुपर फास्ट, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप है, कोई चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं है। तो बच्चा बोलते फिर सर पूरा ही एस रैम रख दो ना। नहीं रख सकते, ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। जो बच्चे 16 GB रैम या 32 GB रैम का फ्लेक्स कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हाँ हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। मगर वो जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज 16, 32, 24 GB ऑफ डी रैम, नॉट एस रैम। एस रैम डी रैम से हजारों गुना महंगा है, 2 गुना 3 गुना नहीं, हजारों गुना। अगर हम 6 GB, 8 GB, 16 GB ऑफ एस रैम डालेंगे तो टेंस ऑफ लैक्स हो जाएगा खाली वो मेमोरी का कॉस्ट। 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख वो खाली मेमोरी का कॉस्ट होएगा। वो खरीदने की हिम्मत है, बाकी का पूरा कंप्यूटर फ्री है, लेके बताओ। मस्ती कर रहा हूं, यू गेट द पॉइंट। तो एस रैम बहुत छोटा होता है, दैट इज कैश। तो आइडिया क्या है, आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें से जो भी इस वक्त, अभी मेरा ये पूरा क्वेश्चन शीट में इतने सारे पेजेस है, इतने सारे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं इस वक्त सॉल्व कर रहा हूँ वो एस रैम में आएगा। बात समझ में आई ना? मूवी है, 2 घंटे का मूवी है, 2 घंटे में से 5 मिनट का मूवी रैम में आता है फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, और वो 5 मिनट में से 1 मिनट का मूवी कैश में आता है। 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स का मूवी कैश में आता है, और फिर वो रोटेशन में चलता है। जो रील इस वक्त आप देख रहे हो वो कैश में, जिसके साथ आप इस वक्त व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो वो कैश में, बाकी के सारे मेन मेमोरी में। अब बात समझ में आई? चलो पे अटेंशन, पे अटेंशन, आपकी भाषा में बता रहा हूं। चलो पे अटेंशन, लुक हियर। तो ये बहुत फास्ट है मगर एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा स्लोअर है मगर चीपर है। अब जब भी प्रोसेसर को डेटा, अभी मैं अपने सम पे आ रहा हूं, ये बैकग्राउंड दे दिया। आदत है मेरी, बिना बैकग्राउंड के मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। मतलब फिर क्या फायदा, मुझे मालूम है आपको बात समझ में ही नहीं आएगी, प्रिटेंड करेंगे, एक दूसरे को बहलाएंगे कि हाँ हमको समझ में आया, समझ में कुछ नहीं आया। जब कॉन्सेप्ट मालूम हो तो चीजें समझ में आती है। चलो, जब प्रोसेसर को डेटा लगता है, जब भी प्रोसेसर को डेटा लगता है, वो पहले किस्मत आजमाता है इधर कि कैश में मिला कि नहीं। अगर कैश में है, क्योंकि कैश, आपको कोई चीज चाहिए, आप पहले किधर जाओगे, बैग में ढूंढोगे या अपने जेब में ढूंढोगे? ये आपका कैश है, आपका टेबल आपका रैम है, और वो जो बैग है वो आपका हार्ड डिस्क है। हर चीज बैग से टेबल में आती है, उसमें जो चीज काम करनी है वो आपके हाथों में, आपके पॉकेट्स में उधर आती है, ये आपका कैश है। समझ में आया कि नहीं? तो आपको, मेरे को भी ये पेन चाहिए, मैं थोड़ी बैग में ढूंढूंगा, थोड़ी टेबल, पहले देखूंगा मेरे हाथ में है कि नहीं। यस एवरीबॉडी क्लियर? हमेशा प्रोसेसर अपने नियरेस्ट मेमोरी को पहले ढूंढते हैं, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन होता है। तो प्रोसेसर देखेगा आपके कैश में है कि नहीं, अगर है तो उसको बोलते हैं हिट, तो ऑपरेशन कैश से ही होएगा। अगर नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं मिस। और उस वक्त प्रोसेसर मेन मेमोरी में जाके डेटा कैश में कॉपी करेगा, और फिर कैसे करेगा, बेसिकली फिर मेन मेमोरी से एक्सेस होएगा। आई यू क्लियर? मिस में मेन मेमोरी में जाएगा, हिट में कैश में काम करेगा। बोलो इधर तक समझ में आया? यस। सपोज N1 is the number of hits, N2 is the number of misses,
हिट रेशियो जो हमको पूछा गया है कैलकुलेट करना इज N1 अपॉन N1 प्लस N2, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल रेफरेंसेस। वापस बोलो, नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल रेफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड हिट रेशियो। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? डिनोटेड बाय H। हिट रेशियो को H में लिखा जाता है, ठीक है? नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ हिट्स आर N1, टोटल अटेम्प्ट्स आर N1 प्लस N2। आर यू क्लियर? पहले बोलो हिट रेशियो समझ में आया? चलो, मतलब इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, हिट रेशियो वो चांस है कि आपको इंफॉर्मेशन कैश में मिलेगा। अगर आप सिंपल 80 हिट्स थे, 20 मिसेस थे, हिट रेशियो क्या हुआ? 0.8, बराबर ना? 80 अपॉन 100 मतलब 80%। मतलब 80% चांस है कैश से मिलेगा, 20% चांस है, इसको बोलते हैं मिस रेशियो, विच इज 1 अपॉन हिट रेशियो, मतलब 1 माइनस हिट रेशियो। उल्टा, हिट रेशियो का उल्टा है। 80% चांस है कैश से मिलेगा, तो 20% चांस है मेन मेमोरी से मिलेगा। ये सब हिट रेशियो मिस रेशियो ऐसे बोलेगा ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो ना। 10 में से 8 बार मेरे को कैश में मिला, मतलब 80% चांस है कैश में मिलेगा, 20% चांस है मेन मेमोरी में मिलेगा। समझा? हिट रेशियो मिस रेशियो समझ में आया? कैश को एक्सेस करने का टाइम दिया हुआ है 15 नैनो सेकेंड। अगर हम कैश से एक्सेस करते हैं तो 15 नैनो सेकेंड में काम होता है। वही, और अगर हम मेन मेमोरी में जाके एक्सेस करते हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, 60 नैनो सेकेंड का काम होता है। पूछा गया है व्हाट इज द हिट रेशियो, ठीक है? उन्होंने बोला है एवरेज एक्सेस टाइम 24 नैनो सेकेंड है। अब ये एवरेज एक्सेस टाइम को समझते हैं, पे अटेंशन। एवरेज, सेम पेज को मैंने डुप्लीकेट किया है। एवरेज एक्सेस टाइम इज H इंटू TCM प्लस 1 माइनस H इंटू TMM। फॉर्मूला बाय हार्ट करने का शौक है तो कर लो, मुझे बिल्कुल नहीं है। ना तो मैं ऐसे खुद करता हूं, ना बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूं। मुझे 2 मिनट दो, आपको ये फॉर्मूला लाके दूंगा, बस 2 मिनट दो। है आपके पास 2 मिनट? तो छोड़ो ये सब, छोड़ो और मेरी बात सुनो। एप्पल की कीमत है, एक एप्पल की कीमत है 10 रुपया। एक बनाना की कीमत है 3 रुपया, ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपने लिए 7 एप्पल, 70 रुपए। आपने लिए 3 बनाना, 3 रुपए का बनाना था, तो 9 रुपए। टोटल आपने कितना स्पेंड किया? 79, बराबर ना? टोटल कितने फ्रूट आए? 10। 7 एप्पल, 3 बनाना, 79 रुपीज, 10 फ्रूट्स। एवरेज कॉस्ट ऑफ अ फ्रूट 7.9। समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं? ये तो सिंपल घरेलू गणित है, बराबर वही चीज है। कैश मेमोरी को एक्सेस करने के लिए 15 नैनो सेकेंड लगते हैं। इसको मैंने एक्सेस किया N1 टाइम्स। मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए 60 सेकेंड लगते हैं। इसको मैंने एक्सेस किया N2 टाइम्स। एवरेज एक्सेस टाइम, जिसको हम टी एवरेज बोलते हैं, इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टोटल रेफरेंसेस। टोटल टाइम अपॉन टोटल एक्सेसेस। एवरेज फ्रूट का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ फ्रूट्स, 79 अपॉन 10। समझ में आया कि नहीं? सेम है। टोटल हमने कितना टाइम लगाया और उसमें कितने मूवीज देखे। इधर से हमने देखे N1 मूवीज जो 15 नैनो सेकेंड में खुले, इधर से हमने देखे N2 नैनो मूवीज जो 60 नैनो सेकेंड में खुले।
टोटल मुझे मैंने कितना टाइम स्पेंड किया, बताओ मेरे को, टोटल मैंने कितना टाइम स्पेंड किया? N1 टाइम्स मैं कैश मेमोरी को एक्सेस कर रहा था। ये टाइम को बोलते हैं टीसीएम, टाइम टू एक्सेस कैश मेमोरी, जो 15 लिखा हुआ है, और इसको बोलते हैं टीएमएम, टाइम टू एक्सेस मेन मेमोरी। तो मुझे खुद बोलो, N1 टाइम्स मैंने टीसीएम का खर्चा किया, 7 बार मैंने एप्पल का खर्चा किया। N2 टाइम्स मैंने टीएमएम का खर्चा किया, मतलब 3 बार मैंने बनाना का खर्चा किया। तो ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट, बराबर। 7 एप्पल 10 रुपया, 3 बनाना 3 रुपया, बराबर। तो ये दोनों को ऐड कर दो, ये मेरा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड में मेरे टोटल फ्रूट्स, कितने फ्रूट मिले मुझे, कितने एक्सेसेस किए मैंने, N1 प्लस N2। बोलो बात समझ में आई? यस। अब इतना मैथमेटिक्स सबको आता है, इसको तोड़ने के लिए मैं N1 प्लस N2 दोनों जगह पे लेके जाऊंगा, उतना आता है ना, उतना तो बेसिक पे नहीं जाऊं ना, बराबर। हाँ, तो उतना आता है, तो मैं अभी इसको तोड़ के दोनों साइड में इंडिविजुअली लेके आ रहा हूं। सेम इक्वेशन, सेम इक्वेशन, N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू TCM प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू TMM, बराबर ना। ये TCM प्लस यही था ना, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला था, मैं उसको सेपरेट कर दिया। अब ये टर्म को पहचानो, थोड़ी देर पहले मैंने इधर कुछ लिखा था, ये टर्म क्या है? ये टर्म है H, हिट रेशियो, हिट रेशियो इंटू TCM प्लस, अगर N1 अपॉन N1 प्लस N2 H है, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है? 1 माइनस H। इतना आता है ना मैथमेटिक्स। इंटू TMM इज टी एवरेज। बेटा यही है वो फॉर्मूला जो मैंने अगले पेज पे लिखा है, और मैंने बोला था मुझे 2 मिनट दो, मैं डिराइव करके दूंगा फॉर्मूला। बोलो समझ में आ गया? हिट रेशियो मतलब चांस ऑफ गेटिंग इट इनटू टीसीएम प्लस चांस ऑफ गेटिंग इट इनटू टीएमएम विल गिव यू एवरेज एक्सेस टाइम। इज दिस क्लियर? अब पूरा सम, अब सारे पत्ते खुल गए, पूरा सम खुल गया, आपको खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। टी एवरेज, टी एवरेज दिया हुआ है, एवरेज एक्सेस टाइम इज 24 नैनो सेकेंड। सो 24 इज इक्वल टू एच, हमको एच पता करना है, एच इंटू टीसीएम कैश मेमोरी, कैश मेमोरी हिट टाइम 15 नैनो सेकेंड्स प्लस 1 माइनस एच, 1 माइनस एच इंटू टीएमएम, टीएमएम दिया हुआ है 60 नैनो सेकेंड्स। चलो इसको करो, इज इक्वल टू एच इंटू 15 प्लस 60 प्लस एच इंटू माइनस एच इंटू, अभी तो ये मैथमेटिक्स है, माइनस एच इंटू 60, बोलो समझ में आया? इज 24। तो इसको इधर लेके जाओ, 24 60 मतलब माइनस 36 इज इक्वल टू 15 एंड 60 माइनस 45 into h. Therefore, minus minus cancel. H is equal to 36 divided by 45. Do the calculation. That comes out to be, I think, 0.8. Let's see, let's see, let's see, let's see. कैलकुलेटर, हाँ क्या कर रहे हैं? 36 by 45, बराबर ना? 0.8, there you go, 0.8 आ गया। तो हमको हमारा आंसर मिल गया। प्लीज टेल मी। आप बोलोगे सर इतना टाइम लगेगा? सर कुछ टाइम नहीं लगेगा, आपको ये इक्वेशन मालूम है तो आंसर, सारे नंबर्स तो दिए हुए हैं, बस सब्स्टिट्यूट करने। मैं आपको ये इक्वेशन समझाया, वो समझाने के लिए मैंने आपको हायरार्की समझाई। मेन मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, एसरैम, डीरैम, स्लो, फास्ट, चीप, एक्सपेंसिव, उसके बाद N1 क्या होता है, N2 क्या होता है, हिट रेशियो क्या होता है, और मैंने आपको ये फॉर्मूला बना के बताया, क्योंकि दैट्स माय अप्रोच। मैं जब सिखाता हूं तो ऐसे सिखाता हूं कि बात समझ में आए। फॉर्मूला डाल के सब्स्टिट्यूट करना, उसमें क्या एडुकेशन है? वो तो बच्चे को दे दो, वो भी कर लेंगे। मैच द कॉलम्स। अब ये सब थियरी टॉपिक्स, अभी कोई और इसके बाद न्यूमेरिकल नहीं है। मैंने बोला था आपकी परीक्षा मैंने ले ली, आपकी सीरियसनेस की परीक्षा मैंने ले ली। आप इधर तक जुड़े हुए हो, आप सीरियस हो, अब ये आपका फल है। मंदिर चल के जाने के लिए या किधर भी जो भी फेथ आप फॉलो करते हो, उधर जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, फिर फल मिलते हैं। मेहनत कर दी आपने। अभी ये सब मस्त मस्त थियरी क्वेश्चन, एक सेकंड में।
इंटरप्ट पाइपलाइन, स्टोर्ड प्रोग्राम, डीएमए, वॉन न्यूमन मॉडल, आईओ डिवाइस, साइकिल स्टीलिंग, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। जैसे मतलब काश ये लाइव लेक्चर होता, अभी पूछ लेता था आपसे, लीडर बोर्ड बना देता था इधर स्क्रीन पे, बट अब नहीं है। आप खुद सीरियसली पॉज करो वीडियो, लगाओ अपना दिमाग, ए किसके साथ मैच होता है, बी किसके साथ मैच होता है, सी किसके साथ होता है, डी किसके साथ होता है, फिर इधर हम उसके कॉम्बिनेशन देखिए। इधर चार, ये देख के ना आंसर मत ढूंढो, स्टूपिडेस्ट तरीका है। आप अपना आंसर बनाओ, इधर से मिल जाएगा, आप अपना आंसर बनाओ। इंटरप्ट्स, मालूम है इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट वो सिग्नल है जो कोई आईओ डिवाइस देता है बताने के लिए कि मेरे पास डेटा है। प्रोसेसर आईएसआर में जाता है और डेटा ट्रांसफर करता है। कहने का मतलब है कीबोर्ड, मैंने कीबोर्ड पे कोई की दबाई, प्रोसेसर वो की रीड करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि? आपने माउस को हाथ लगाया, ऐसे नहीं प्रोसेसर सो रहा है, प्रोसेसर को रीड करना चाहिए। तो एक ऑप्शन है प्रोसेसर सारे टाइम कीबोर्ड को चेक करते रहे, की दबाया क्या, की दबाया क्या, की दबाया क्या। इज दैट अ गुड आइडिया? डू यू अंडरस्टैंड हाउ स्टूपिड दिस इज? डू यू अंडरस्टैंड जब एक मूवी चल रही है तो 2 घंटे के लिए हम कोई की को हाथ ही नहीं लगाते हैं? क्या प्रोसेसर को सारे टाइम कीबोर्ड को चेक करते रहना चाहिए? क्या प्रोसेसर के पास और कोई काम नहीं है? तो ऐसे नहीं होता है। प्रोसेसर कीबोर्ड को देखता ही नहीं है। हर बार जब आप कोई की प्रेस करते हो, कीबोर्ड प्रोसेसर को इंटरप्ट करता है। प्रोसेसर जो भी कर रहा था अपना काम सस्पेंड करते हैं, गोज टू द आईएसआर, रीड्स फ्रॉम द कीबोर्ड, कम्स बैक एंड कंटिन्यूज। सेम थिंग हैपेंस विद अ कॉल। आप मुझे बताओ, आप एक बहुत खूबसूरत गेम खेल रहे हो, जो भी गेम खेल रहे हो अपने फोन पे, मजा आ रहा है आपको, वो गेम खेलते खेलते बीच में एक कॉल आया, क्या कॉल आपके गेम का इंतजार करते खत्म हो जाए, बेटा खेल लो फिर बात करते हैं? नहीं। काश ऐसे होता, नहीं होते। कॉल गेम को इंटरप्ट करते हैं, गेम आधे में रुक जाता है। देखो यही है, ये आपका गेम है, कॉल आया, गेम रुक गया, गोज टू द आईएसआर, यू अटेंड द कॉल। अगली बार जब कॉल अटेंड कर रहे हो, सामने वाला अगर या सामने वाली अगर इंजीनियर है तो उनको बोलना वी आर राइट नाउ इन एन आईएसआर। देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि यू आर आईएसआर में जाते हो, कॉल अटेंड किया, फिर वापस आते हो एंड कंटिन्यू। आईएसआर बेसिकली कॉल को शेड्यूल करते हैं, इन केस यू वांट टू कैच मी ऑन दैट। कॉल को शेड्यूल करते हैं, फिर उसके बाद टास्क एग्जीक्यूट होते हैं ऑफ स्पीकिंग। बट लेट्स नॉट गेट देयर, द पॉइंट इज वो कॉल शेड्यूल होता है बिकॉज ऑफ द आईएसआर। चलो, कॉल ट्रिगर फायर होता है बिकॉज ऑफ द आईएसआर, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज। तो इंटरप्ट का काम क्या था? इट्स अ मेथड टू डील विद आईओ डिवाइसेस। इनमें से आईओ डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन 2। सो ऑप्शन ए अलाइंस विद 2। ऑलरेडी आंसर आ गया, इन तीनों में से ऑलरेडी आंसर मिल गया। बट ऐसे नहीं करेंगे, मैं तो आपको चारों पॉइंट सिखाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला, मेरा गोल आपको ये आंसर देना नहीं है, ये आंसर तो किधर से भी मिल जाएगा। मेरा गोल है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है? तो A2 पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या होता है? नॉर्मल प्रोसेसर कैसे काम करता है? नॉर्मल मतलब कौन? 8085 पुराना प्रोसेसर। लव टीचिंग इट, आई हैव टॉट इट फॉर सो मेनी इयर्स। मेरे नाम के साथ 8085 जोड़ दो और YouTube पे सर्च करो, बस मस्त वीडियोस मिलेंगे। अनअकैडमी में भी इतने लेक्चर्स लिए हैं, प्लस मेरे खुद के वेबसाइट पे भी, मेरे खुद के YouTube चैनल पे भी। तो ऑलवेज ब्रिंग द स्माइल ऑन माय फेस व्हेनेवर आई हियर दैट वर्ड, बट एनीवे चलो लेट्स फोकस। तो 8085 की अगर बात करें, वो कैसे काम करता था? एक इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगले इंस्ट्रक्शन को फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फिर अगले इंस्ट्रक्शन को फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। आज के प्रोसेसर्स कैसे काम करते हैं? एक इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, जब वो डिकोड हो रहा है दूसरा फेच होने चालू हो जाएगा, जब पहला वाला एग्जीक्यूट हो रहा है दूसरा वाला डिकोड होएगा, तीसरा वाला फेच होएगा। इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बहुत एडवांस टॉपिक है, इस पे हम जो गेट में पाइपलाइनिंग जिस हद तक पूछा जाता है, इधर नहीं। हर बैच को उसके टारगेट के हिसाब से हम पेस करते हैं। तो यहाँ पे पाइपलाइनिंग का थियरी इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा प्रॉपरली। बहुत कुछ है उसमें, हैजर्ड्स ऑफ पाइपलाइनिंग एंड ऑल दैट, रॉ वॉ वॉर, ये सब हैजर्ड्स है, डेटा हैजर्ड, कंट्रोल हैजर्ड, ब्रांचिंग, ब्रांच प्रेडिक्शन, सब थियरी पढ़ाऊंगा। बट गेट में जब हम पाइपलाइनिंग पढ़ाते हैं, जो गेट के बैचेस होते हैं, उसमें पाइपलाइनिंग इज द मोस्ट इंटेंस टॉपिक ऑफ द होल गेट प्रिपरेशन। इतने खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं उसमें, उसको बहुत पेचीदा है, उसको धीरे धीरे एक एक चीज को, जैसे गुलाब को कैसे खोलते हैं वैसे पार्ट बाय पार्ट उसको लेयर बाय लेयर खोलना पड़ता है, वरना वो बच्चे को समझ में नहीं आता। उस पर इतने मस्त क्वेश्चंस आते हैं। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस टॉपिक्स ऑफ सीओए। बट एनीवे,
सो पाइपलाइनिंग इस बात से रिलेटेड है कि इंस्ट्रक्शन का फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट कैसे होता है। नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। पाइपलाइन प्रोसेसर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, 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 एग्जीक्यूट। अगर बात समझे तो ये समझ में आ जाना चाहिए। डोंट मेक डायग्राम बनाऊं क्या? बनाऊं क्या? चलो बना देता हूं। नॉर्मल प्रोसेसर कैसे काम करते हैं? नॉर्मल प्रोसेसर fetch, decode, execute, 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 ऐसे 5 इंस्ट्रक्शन करेगा। पाइपलाइन प्रोसेसर कैसे काम करेगा? fetch, decode, execute। जब ये डिकोड हो रहा है तो अगला वाला फेच होना चालू हो गया, जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है अगला वाला डिकोड होना चालू हो गया। मतलब इसके एग्जीक्यूशन के बाद खाली इसका एग्जीक्यूशन बाकी है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। समझ में आ रहा है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, खत्म। वही 5 इंस्ट्रक्शन जो इतना टाइम लेना चाहिए था इतने में खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है जब एक इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद बस हर इंस्ट्रक्शन का खाली एग्जीक्यूशन बाकी है। सो इट वर्क्स एक्सट्रीमली फास्ट, दैट इज पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग शब्द का इन ऑप्शंस में किसके साथ रिलेशन है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट प्रोसेस के साथ। सो A2 B4 aligns with this completely. Are you clear? आगे आगे आगे। स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बनाया किसने? वॉन न्यूमैन। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू लर्न इन सीओए। पहला पहला शुरू इससे करते हैं, वॉन न्यूमैन मॉडल। जो हमारा कंप्यूटर है जिसमें हम बोलते हैं ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है जहां पे प्रोग्राम स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है, ये आईओ है। ये मॉडल बनाने वाले इंसान का नाम है वॉन न्यूमैन। सो स्टोर्ड प्रोग्राम मॉडल इज कॉल्ड वॉन न्यूमैन मॉडल। तो स्टोर्ड प्रोग्राम सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए सी इज विथ 1, again aligns with this। DMA। DMA is a टेक्निक जिसमें मेमोरी एंड आईओ बैक एंड से, बैक चैनल के थ्रू एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर करते हैं। पूरा चैप्टर है, सिखाऊंगा प्रॉपर्ली। उसके तरीके होते हैं। एक होता है ब्लॉक ट्रांसफर, उसका दूसरा नाम है बर्स्ट मोड। फिर दूसरा होता है साइकिल स्टीलिंग, जिसका दूसरा नाम है वन बाइट ट्रांसफर। तीसरा होता है डिमांड ट्रांसफर। फिर एक होता है हिडन मोड, जिसका दूसरा नाम है ट्रांसपेरेंट मोड। ये सब मोड्स मैं आपको सिखाऊंगा। सो साइकिल स्टीलिंग मतलब साइकिल चोरी करना इज अ मेथड ऑफ डीएमए। ये क्या है? सिंपल बात बता दूं, अगर बहुत आसानी से बताना है, जब डीएमए ट्रांसफर करना होता है हम एक डिवाइस लेते हैं जिसको बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर प्रोसेसर का पूरा पावर खींच लेता है, बोलता है अभी तुम चुप रहो, मैं ट्रांसफर करूंगा। और वो एकदम हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करके देते हैं। तो इसका एडवांटेज है ट्रांसफर फास्ट होता है, मगर ड्रॉबैक है प्रोसेसर का बस ले लिया है। दूसरा, इट्स लाइक दैट फ्रेंड जो असाइनमेंट के दिनों में आप दोनों को असाइनमेंट लिखना है, अभी बस 1 घंटे में सबमिशन है, एक ही पेन है, आपका पेन है, आप लिख रहे हो, दोस्त बोलते हैं मुझे 1 मिनट देना, बस छोटा सा कुछ लिखना है। एक बार पेन ले लिया, पूरा असाइनमेंट खत्म करके वापस देगा। होते ना ऐसे कोई जिगरी दोस्त जिसको बोलते हैं, तो वो है ब्लॉक ट्रांसफर। एक बार बस ले लिया, वापस करेगा ही नहीं जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो। इसके बिल्कुल विपरीत एक मेथड है जिसको बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग। प्रोसेसर एक साइकिल करेगा, डीएमए कंट्रोलर एक साइकिल करेगा, प्रोसेसर एक साइकिल करेगा, डीएमए कंट्रोलर एक साइकिल करेगा। आप एक शब्द लिखोगे, आपका दोस्त एक शब्द लिखेगा, दोनों सेम स्पीड पे काम कर रहे हैं। आई ऑल क्लियर? तो इससे हो रहा क्या है, दोनों एक दूसरे की साइकिल्स छीन रहे हैं। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड साइकिल स्टीलिंग। बस बहुत शॉर्टकट में पता है, इसको पूरा टॉपिक को जब पढ़ाते हैं तो इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो डीएमए इज फॉर साइकिल स्टीलिंग। डी मैचेस विद 3, कंप्लीटली अलाइंड विद ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज योर ऑप्शन। ठीक है, जैसे मैंने कहा अभी मस्त मस्त थियरी क्वेश्चन, ये सब थियरी क्वेश्चन है, मगर ये सब मस्त थियरी है। मेमोरी इन विच एनी लोकेशन। अच्छा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, या तो यूपीपीएससी में आया हुआ है या बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बनाने के लिए मैं कोई भी क्वेश्चन बता सकता हूं, मगर बात यह है कि ना तो इसको अंडर प्ले करना चाहिए, ना तो ओवर प्ले करना चाहिए। ना तो इतना सॉफ्ट हो जाए कि ये स्कूल टीचर्स का एडमिशन का क्वेश्चन हो, तो फिर मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं हाँ सब खाली सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिखा के आपको असली चीज तो दिखा नहीं रहा हूं, आप प्रिपेयर नहीं होंगे। और ना ही ओवर डू करना चाहिए कि मैं आपको गेट वाले क्वेश्चन कराऊं, और मुझे पता है वो लेवल इससे 4 लेवल ऊपर है। क्या जरूरत है वो करने की? आप फिजूल में डर जाओगे, आपको दूसरे भी तो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, खाली सीवे तो नहीं कर रहे हैं।
तो एग्जाम स्पेसिफिक चलने के लिए सिंपलेस्ट तरीका है, जो पहले आए हुए वही क्वेश्चंस को रिपीट करें, तो उससे आपको लेवल समझ में आता है। जो मैंने लेक्चर के शुरू में बोला था कि पीवाईक्यू से आपको समझ में आता है आप कहां पे हो और क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। तो ये सब एग्जैक्टली एग्जाम क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ भी मेरा बनाया हुआ नहीं है। memory in which location any location can be reached in a fixed amount of time, fixed amount of time, any location, जब कोई भी लोकेशन एक सिंगल टाइम में रीच किया जा सकता है आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस, मतलब कोई भी लोकेशन, ये हो 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 ये हो, कोई भी लोकेशन हो, सबका एक्सेस टाइम सेम है, तो उसको कौन सा मेमोरी बोलते हैं? उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। दैट इज द मीनिंग ऑफ रैम। पता नहीं लोग रैम बोलते तो है, उनको मालूम भी है कि नहीं रैम का मतलब क्या होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैम, बट अभी इसका मतलब समझाता हूं। पुराने जमाने में ऑडियो का सेट्स होते थे, सुना है, देखा है घर पे मम्मी पापा का कोई कबर्ड में होगा ऐसे। वीडियो का सेट्स भी होते थे, वो भी ऐसे ही दिखते थे, बस खाली बड़े होते थे, दोनों का मीडियम मैग्नेटिक ही था। उसमें एक टेप है, वो टेप पूरा का पूरा गाना कंटेन करता है, या पूरे सारे गाने कंटेन करता है। वो टेप मूव होता है, एक हेड है, वो हेड से गुजरता है, वो टेप में मैग्नेटिक स्ट्रिप्स बने रहते हैं, हेड में मैग्नेट उसको रीड करता है, तो समझ में आता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उससे हमको डेटा मिलता है 010101, वैसे गाना प्ले होता है सिंपल लैंग्वेज में। ये ऑफ कोर्स उसका पूरा टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट गिविंग यू द आइडिया। तो वो है मैग्नेटिक स्टोरेज। अब इसमें जिन के घर में ये ऑडियो कैसेट्स है, या पेरेंट्स से पूछो, जिन्हों माय एज पीपल, जिन्होंने ये दौर से गुजरे हैं। कॉलेज में व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, आई यूज्ड टू हैव वॉकमैन, सोनी वॉकमैन बोलते थे उसको, हमेशा इधर ऐसे जीन्स में अटका के जाते थे। तो दैट वाज लाइक अ फिक्स थिंग। वो था हमारा म्यूजिक सोर्स, जो आप अभी ब्लूटूथ से अपने फोन पे सुनते हो, दैट वाज आवर सोर्स ऑफ म्यूजिक। तो उसमें एक कैसेट में 6 गाने आते थे, एक साइड पे, बैक साइड पे, मतलब ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस, टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो दूसरे गाने आते थे, जब बाकी के 6 आते थे। नाउ प्रॉब्लम ये है कि जब पूरा कैसेट रिवाइंड हो गया, आप फर्स्ट गाने पे हो, आपको सुनना है फोर्थ गाना। फर्स्ट गाना सुनना है, अभी प्ले होएगा। सेकंड गाना तो इसको फॉरवर्ड करो उधर जाओ, थर्ड गाना और फॉरवर्ड करो उधर जाओ, फोर्थ गाना उधर। हम तो फॉरवर्ड करते ही नहीं थे, फॉरवर्ड में पूरी बैटरी उतर जाती थी, हम पेंसिल डाल के ऐसे घुमाते थे, सबने वही किया है। तभी थोड़ी रिचार्जेबल बैटरीज होती थी, मतलब आज जैसे हम प्लग इन करके चार्ज करते वैसे नहीं, तभी बैटरी खरीदनी पड़ती थी। तो एटलीस्ट एक दिन तो चले बैटरी, तो एक दिन ही चलती थी, उससे ज्यादा नहीं चलती थी। तो उसको हम लोग ऐसे पेंसिल डाल के घुमाते थे। बट एनीवे, द पॉइंट हियर इज, फर्स्ट गाना इमीडिएटली प्ले होएगा, सेकंड गाना थोड़ा टाइम बाद, थर्ड गाना और थोड़ा टाइम बाद, लास्ट गाना बहुत टाइम बाद। मतलब द एक्सेस टाइम of any data is based on its location. The farther off the location, the more is the access time. This is sequential access. The tape was accessed sequentially. बात समझ में आई? अब आते हैं ऑल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज में देर आर सेल्स ऑफ मेमोरी, देर इज अ हेड। when you give it's not really a head, there is basically decoding, but simply speaking, when you give any address, the head points to that address and picks up the data. अब वो इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, एक्सेस टाइम इज एग्जैक्टली द सेम। एड्रेस डिकोडिंग करोगे तो पता चलेगा, हम डिकोडर, हम एड्रेस देते हैं, डिकोडर उसको डिकोड करके लोकेशन सेलेक्ट करता है। अब वो एड्रेस 0 हो या 7 हो, डिकोडर को उतना ही टाइम लगता है उसको डिकोड करने को। मतलब एक्सेस टाइम इज द सेम फॉर एनी लोकेशन। वही तो है क्वेश्चन। when access time of every location is the same, it is called what memory? It is called random access. These were the two options, sequential and random. ये सब तो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, वो तो स्टोरेज है उसका, इससे कोई, ये बात से कोई कनेक्शन नहीं है। and more than one of the above and all that is nothing, nonsense. So answer is random access memory. The register that contains the address of the next instruction, ये है हमारा प्रोसेसर, PROCESSOR। ये है हमारा मेमोरी। मेमोरी में ये है हमारा प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? व्हाट्सएप, यूट्यूब,
फेसबुक, इंस्टाग्राम सब प्रोग्राम्स है ना, तो ये है हमारा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शुरू होता है 1000 से। एज एन एग्जाम्पल कोई तो एक एड्रेस लेते हैं 1000। प्रोसेसर को हर इंस्ट्रक्शन को फेच डिकोड एग्जीक्यूट करना है। फेच करने के लिए प्रोसेसर एक एड्रेस देगा, वो एड्रेस होता है इस रजिस्टर में कॉल्ड पीसी। शुरुआत में पीसी में होता है 1000। पीसी को बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। ये एड्रेस जाता है एक रजिस्टर में जिसको बोलते हैं एमएआर। इस वक्त के लिए इस पे ध्यान मत दो। ये जाता है मेमोरी में, लोकेशन 1000 सिलेक्ट होता है, इंस्ट्रक्शन रीड होके आता है थ्रू द डेटा बस, आता है इनटू, पहले तो टेम्परली पास होता है थ्रू एमबीआर, उधर से जाता है इनटू अ रजिस्टर कॉल्ड आईआर। आईआर का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन जिस वक्त इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंच गया मतलब फेचिंग खत्म हो गया। अब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होएगा फिर एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, ये मालूम है ना, फेच डिकोड एग्जीक्यूट इज द प्रोसेस, मालूम है ना। जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच हो गया पीसी उसी वक्त इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब आपने 1000 वाला इंस्ट्रक्शन फेच किया, जब तक आप उसको डिकोड एग्जीक्यूट कर रहे हो पीसी ऑलरेडी 1001 हो चुका है, जिसका मतलब है पीसी ऑलवेज कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सही जवाब देना। PC always contains the address of the next instruction, क्योंकि जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन फेच हो गया पीसी इंक्रीमेंट हो गया, हो जाता है। मतलब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कर रहे हो उस वक्त पीसी उसका एड्रेस नहीं होल्ड करता है, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, क्योंकि जैसे इंस्ट्रक्शन फेच हो जाता है पीसी इंक्रीमेंट होता है। So PC, the register that contains the address of the next instruction to be executed is PC, stands for program counter. अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, कम ऑन। द रजिस्टर, ये सेम पेपर में दो क्वेश्चन रिपीट हुए थे, पेपर मैंने लिखा नहीं है, ईयर का नाम नहीं लिखा है। द रजिस्टर दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। एड्रेस की बात नहीं कर रहे, इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो इंस्ट्रक्शन किसके अंदर है, आईआर। तो इसका आंसर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इज दैट क्लियर? The register that holds the address of the location where location of memory to and from which data are to be transferred, मतलब वो रजिस्टर जिसमें मोमेंटरली मेमोरी एड्रेस आता है, टेम्परली मेमोरी एड्रेस आता है। मैंने बोला था ना इसका जिक्र थोड़ी देर बाद होएगा। दैट इज एमएआर। एड्रेस देता पीसी है मगर वो एड्रेस बस पे पीसी इसको मेंटेन नहीं करता है, उसको एमएआर मेंटेन करता है। एमएआर को बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। So the register that contains the address of the location of memory, मतलब address of memory, गोल गोल बात की है, to and from, address of the memory location which from which the data has to be transferred, मतलब memory location का address कौन contain करता है, MAR। और यही अगर बोला होता डेटा कहां पे आता है, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR, बट वो नहीं पूछा है। The range of 8-bit numbers that can be represented using 2's complement form. 2's complement form यूज होता है साइंड नंबर्स के लिए। हम ये क्वेश्चन पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया लेक्चर, आई थोड़ा 1 घंटे में होएगा। 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। चलो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज आप जैसे पिछले वीडियो को आपने इतना लाइक किया, शेयर किया, प्लीज इसको कीजिए, इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और मुझे ये भी समझ में आता है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस को क्रिस्प बना दूं, एक्सप्लेनेशन नहीं दूं, सीधा कट टू कट क्वेश्चन आंसर, छोटा सा एक्सप्लेनेशन, वो भी पॉसिबल है। दैट इज नॉट हाउ आई टीच बट आई एम ऑलवेज अडेप्टेबल, आई कैन डू दैट। अगर आपको मेरा ये टीचिंग का प्रोसेस समझ में आ रहा है, आपको लगता है हाँ इससे हमको टॉपिक्स अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज मेंशन कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। जितने व्यूज मिलते हैं उतना सीधा सीधा हमको प्रोत्साहन मिलता है। अन अकेडमी को भी अच्छा लगता है कि हाँ ये एक्सरसाइज वर्थ इट है, हम फ्री में जो इतना करा रहे हैं इससे बच्चों को समझ में आते हैं। इट इज अ पेड प्लेटफॉर्म, कॉमर्स इज द ड्राइव फॉर एवरीथिंग, उसमें शर्मा ना क्या, दैट इज द फैक्ट। हम सब अपना करियर बनाते क्यों, इंक्लूडिंग यू, टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। सो मनी इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, उसके बिना कुछ दुनिया का चक्कर चलेगा नहीं। मगर उसके साथ साथ बच्चों को एनकरेज करने के लिए हम ये इतने सेशंस यूट्यूब पे रखते हैं। इससे एक तो आपको समझ में आता है हम कैसे पढ़ाते हैं, दूसरा आपको समझ में आता है आप कहां पे हो। कई चीजें
डरावनी लगती है जब तक हम उसको ट्राई नहीं करते हैं। वहां पे क्या है, वो कमरे में क्या है, डर लग रहा है, नहीं जाते हैं। जब तक जाओगे नहीं पता कैसे चलेगा, देखो तो सही। अगर आपको आज के लेक्चर का सब समझ में आया तो अपने आप को एक बात बोलना, ये मैंने लाइकली क्वेश्चंस नहीं करा है, ये मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस नहीं, मैंने वो कराए हैं जो आए हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए मतलब आप ये एग्जाम देने के केपेबल हो, और ये बात दिखाना चाहते हैं अनअकैडमी बच्चों को कि हाँ ये अचीवेबल है। हम हमारे जो टीचर्स हैं उनसे पढ़िए, वो आपको एक एक टॉपिक, खाली मैं नहीं, सब टीचर्स यही करते हैं, एक एक जितने भी अंकित सर, पंकज सर, श्रीधर सर, राहुल सर, इनके बारे में मैं क्या बोलूं, ये तो मेरे से बहुत सीनियर है अनअकैडमी में, वो इतने सालों से हैं। आप सब उनके लेक्चर्स देखते हो, आपको समझ में आते हैं। इधर कोई भी शॉर्टकट लेना, कट जो नए भी जो दूसरे मेरे साथ ज्वाइन हुए फैकल्टीज, अभिषेक सर, खलील सर, सबसे बात तो हम सबकी सारे टाइम होते रहती है, सबसे एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। सबको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से आता है, हर एक का पढ़ाने का प्रोसेस अलग है, मगर सब्जेक्ट सबको बहुत अच्छा आता है और सबका इंटेंशन है आपको क्लियरली पढ़ाए। तो वो दर्शाने के लिए अनअकैडमी ये लेक्चर्स रखते हैं, और जितने व्यूज मिलते हैं उतने से अनअकैडमी खुद इंप्रेस होते हैं और एनकरेज होते हैं कि हाँ ये एक्सरसाइज वर्थ इट है। हमारे पेड स्टूडेंट्स तो वैसे भी अनअकैडमी में पूरा सब्जेक्ट 20-20, 25-25, 30-30 लेक्चर्स का पढ़ते हैं, मगर जो उधर तक नहीं पहुंच पाए एटलीस्ट उनको जितना हो सके प्रोत्साहन मिले, उसके लिए ये लेक्चर्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो डू रिस्पॉन्ड, दैट makes us believe that we are on the right track. And if you have any suggestions, I am absolutely open, always. Chalo. Range of numbers that can be represented in 8-bit 2's complement system. 2's complement क्यों यूज किया जाता है, ये देखो, ये है 3, 3 होता है 0011 +3, ठीक है। -3 कैसे स्टोर करें, बहुत बच्चों को लगता है ये है 011, ये है माइनस, मालूम है ना नेगेटिव नंबर्स में 1 होता है एमएसबी में, प्लीज टेल मी, ये मालूम है ना। तो बहुत बच्चों को लगता है ये है -3, रबिश, ऐसे नहीं स्टोर होता है। क्यों, क्योंकि उस हिसाब से ये हो गया -1, अगर सेम लॉजिक पकड़े 1 का एमएसबी को 1 कर दो तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, बराबर ना, ये लॉजिक के हिसाब से ये होएगा -3, तो ये क्या होएगा इस लॉजिक के हिसाब से, ये क्या होएगा -0, जो दुनिया में होता ही नहीं है, विच मीन्स दिस इज अ रबिश लॉजिक। समझ में आया। तो नेगेटिव नंबर्स को कैसे स्टोर करते हैं, नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन देयर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इज दिस क्लियर। चलो, तो जब भी किसी ने बोला टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ जाओ साइंड सिस्टम है जिसमें नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, और जी हाँ ये क्वेश्चन गेट में भी आता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ये इसरो में भी आता है, ये बीआरसी में भी आता है। क्यों, क्योंकि ये क्या चीज चेक कर रहे हैं, ये आपका सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं कि आपको साइन नंबर्स आते हैं कि नहीं। ये इतना फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ये वो पैसेज ऑफ राइट्स बोलते हैं ना, जिसको ये नहीं आता उसको कंप्यूटर एरिथमेटिक नहीं आता, सिंपल बात, 100 बात की एक बात। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे आपकी एक चीज टेस्ट कर रहे हैं। तो आप इन 3 पेपर्स पूरे इंटरनेट में अवेलेबल है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं लिख देना कमेंट में सर आपने झूठ बोला था। ये क्वेश्चन आपको इन सब में मिलेगा, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है और कई जगह पे रिपीट भी होता है, ठीक है। द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8-bit। मेरे को ये बताओ 8-bit नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8-bit नंबर में 8 बिट होते हैं जिनके वैल्यू 0 1 हो सकते हैं, मतलब इसमें 0 1 के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के 2⁸, यानी कि 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे। बोलो बात समझ में आई, नहीं आई, नो प्रॉब्लम, घबराओ मत, इसको 8 बिट को 2 मिनट के लिए साइड में रखो। अ 3-bit नंबर, 3-bit नंबर can go from 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। बोलो ये समझ में आया, मतलब 3-bit नंबर में 2⁻³ यानी कि 8 वैल्यूज बनेंगे, समझ में आया। अगर नंबर अनसाइंड होते हैं, अनसाइंड का मतलब क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये सारे वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, मतलब रेंज होएगा 0 to 7, पूरे 8 वैल्यूज पॉजिटिव की तरफ धकेले जाएंगे, तो रेंज होएगा 0 to 7। और अगर ये साइंड नंबर्स है,
साइन नंबर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें ये 8 जीरो के दोनों साइड पे स्प्लिट होएगा, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। 4 पॉजिटिव होंगे 0 1 2 3, 4 नेगेटिव होंगे -1 -2 -3 -4। प्लीज टेल मी ये रेंज समझ में आया अभी? बराबर। इसमें से आधे पॉजिटिव माने जाएंगे, आधे नेगेटिव माने जाएंगे। 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते। देखो 0 1 2 3 ये है -1 2 कॉम्प्लीमेंट में, -2 -3 -4। इज दिस क्लियर? यस। चलो शाबाश, समझ में आया ना? तो अगर ये 3 बिट का नंबर था तो अभी 4 बिट का खुद बोलो। देगा 2⁴ कॉम्बिनेशन यानी कि 16। 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, 8 पॉजिटिव होंगे 0 to 7, 8 नेगेटिव होंगे -1 to -8। ये भी 8 है, ये भी 8 है। ये 0 से चालू होता है तो 7 पे जाता है, या -1 से चालू हुआ तो -8 पे आता है। वैसे 5 बिट नंबर बोलो। 8 बिट पे बाद में आऊंगा बेटा, पहले 5 बिट बताओ। 5 बिट नंबर बोलो। 5 बिट नंबर में 2⁵ कॉम्बिनेशन आएंगे यानी कि 32। 32 में से 16 16 होंगे। 16 पॉजिटिव मतलब 0 to 15, 16 नेगेटिव मतलब -1 to -16। बोलो बात समझ में आया? अब ये सब समझ में आया तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने रख दी नींव, आपके दिमाग के अंदर मैंने वो सीड डाल दी है। अब लेट इट ग्रो। आंसर मेक मी प्राउड, मेक मी फील कि इतने पूरे दिन 4 लेक्चर लेने के बाद भी अगर ये सेशन कर रहा हूं और फुल इंटेंसिटी से कर रहा हूं तो ये करने का फायदा है। मतलब ये सब करने का कोई यूज है। बच्चा कोई मेरे से एक बच्चा भी सीखे और उसका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपने करेक्ट जवाब दिया तो मेरे लिए खुशी की बात है। मतलब मैंने आपको हेल्प किया। चलो लुक हियर। और मैं होता कौन हूं? करता तो ऊपर वाला है, मैं तो बस चैनल हूं। एनीवे 8 बिट नंबर, गहरी बात बोल दी। बस मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी जो मैंने बोला मैंने आपको हेल्प किया। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं टीचर हूं, ये मेरा काम है। 8 बिट नंबर, 8 बिट नंबर के कॉम्बिनेशन होंगे 2⁵8। 2⁵8 इज 256। 256 नंबर्स बनेंगे, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। 256 का हाफ होता है 128। 128 पॉजिटिव 128 नेगेटिव। 128 पॉजिटिव होंगे 0 से लेकर 127। 128 नेगेटिव होंगे -1 से लेकर -128। ये है आपका रेंज। मस्ती मस्ती में आ भी गया। Did you all understand? Yes. चलो 2 क्वेश्चन और है, मगर जो मैंने कहा था कि मैं 1 hour 30 minutes तक लूंगा लेक्चर, 127 है। इधर स्टॉप करता हूं। आपको जो भी इसमें से अच्छा लगा प्लीज कमेंट में जरूर लिख के बताना। और आप चाहो कि ऐसे और क्वेश्चंस लेके आऊं, जरूर लेके आऊंगा। जैसे प्रॉमिस किया, जो आए हैं एग्जाम में वही कराऊंगा। अगर यूपीपीएससी और बीपीएससी के पेपर के क्वेश्चंस खत्म हो गए तो यूजीसी नेट वाले कराऊंगा, या तो निम सेट वाले कराऊंगा जो यही लेवल के होते हैं। ठीक है, आप बोलो तो मैं गेट के भी कराऊं, उसमें क्या है। बट वो गेट के तो मैं वैसे भी कराते रहता हूं, जो गेट वाले वीडियोस होते हैं उसमें उसमें लेवल हाई होता है। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जरूर वो पढ़ो, नहीं तो पहले ये करो फिर वो करना। ठीक है, सिंपल बात है। मिसलीड क्यों करूं आपको? अपना लेवल ऑफ नॉलेज शो ऑफ करने के लिए बोलूं हाँ वो वाले करो, हाँ वो तो बहुत ही खतरनाक है। मगर अगर वो आपका इस वक्त का टारगेट नहीं है तो वो करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। एंड इट्स वो अननेसेसरली डिमोरलाइज समवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। आपका वो एग्जाम में वो वैसे टाइप के आएंगे भी नहीं। एग्जाम में जो आते हैं पहले वो करो, पहले वो बेसिस को कवर करो। सब्जेक्ट्स में मैं बोलूंगा COA पूरा मेरी तरफ से होगा। जिस हिसाब से मैं COA सिखाता हूं, मैं काफी हद तक डिजिटल लॉजिक और OS को कवर कर ही देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं। वैसे ही DL वाले सर भी बोलेंगे मैं थोड़ा थोड़ा COA कवर कर देता हूं, OS वाले भी बोलेंगे। हम तीन के सब्जेक्ट्स, मैं, खलील सर और अभिषेक सर, हम तीन के सब्जेक्ट बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड है, DL COA एंड OS। तो हम तीनों एक दूसरे के काफी टॉपिक्स और इनएडवर्टेडली कवर कर ही लेते हैं, मतलब न चाहते हुए भी। और सी प्रोग्रामिंग मैं बहुत पढ़ाता हूँ अदरवाइज, बट यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे पंकज सर हैं, यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। फैंटास्टिक सी प्रोग्राम, ही डजंट नीड माय सर्टिफिकेशन, यू नो हाउ इट इज, ही इज। आपने उनके लेक्चर्स देखे होंगे। सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स पंकज सर पढ़ाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स और TOC अंकित सर पढ़ाते हैं। और मैथमेटिक्स श्रीधर सर,
what a human being, other than being a fantastic faculty. And राहुल सर extremely creative. तो ये सब, एंड अमन सर आपको पढ़ाते हैं एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का भी एक पार्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है। ये हमारी जो पूरी टीम है, दे मेक श्योर दे आपको जितना चाहिए वो सब आपको अवेलेबल होगा। प्लस जैसे मैंने कहा, मेरा कूपन कोड लगाओ, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलते हैं, और फिर मैं आपका बन जाता हूं मेंटोर। जो भी चीज पूछना हो, कई बच्चे बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर दोस क्वेश्चंस, मगर जिस हद तक मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज कर सकता हूँ, वो यूज करके मैं पक्का सॉल्व करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि ये ऐसे करो, तो इससे आपका प्रिपरेशन खराब होगा। जो बच्चे बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं सर मेरे सामने सारे सब्जेक्ट्स पड़े हैं, मैंने अभी ज्वाइन किया है, जैसे अभी जो नया बैच चालू हुआ है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उनके लिए फिर हम एकदम अलग अप्रोच यूज करते हैं। आपने आज चालू किया है, 6 महीने में आपकी जिद है कि मुझे गेट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, पॉसिबल है, ऐसे कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, मगर फिर अप्रोच वैसा होना चाहिए जो टीचर्स आपको गाइड करे, वैसे आप करो। कि हर, जैसे मैंने कहा, एक अप्रोच नहीं होता है, बच्चे से बात करके समझ में आता है उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उनको पहले कौन सा सब्जेक्ट करने को बोलना चाहिए, कौन सा रिकॉर्डेड में देखे, कौन सा लाइव देखे, एटसेट्रा। लाइव लेक्चर्स का मजा सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें हम सब बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, बच्चे आंसर्स करते हैं, लीडर बोर्ड बन जाते हैं। अनअकैडमी का सॉफ्टवेयर ऐसे सामने लीडर बोर्ड बनना चालू होता है, तो आप खुद देखते हो आप किधर हो। एंड क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, द नेचर ऑफ योर प्रिपरेशन इज टू बी कॉम्पिटिटिव, तो उधर पहला पहला आई ओपनर मिलता है। आपका पहला कंपटीशन तो वही बच्चे हैं जो साथ में आपके पढ़ रहे हैं ना, उनमें अगर आप टॉप 5 में नहीं आ पा रहे हो, तो फिर ये आंख खोल देता है कि हाँ भाई, मैं इधर ही पीछे हूं, तो मेरे को फिर अभी सीरियस होना है। और अगर उसमें आप हमेशा कंसिस्टेंटली टॉप 3 के अंदर आ रहे हो, तो आपको उधर बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, आपको समझ में आता है कि हाँ, आई एम केपेबल ऑफ गेटिंग अ वेरी हाई स्कोर, क्योंकि इधर मैं सबको बीट कर पा रहा हूं। तो वो लीडर बोर्ड इज एन आई ओपनर, मतलब उससे ज्यादा कोई सच बात नहीं हो सकती है। सब बच्चे कोशिश करते हैं वो लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर चढ़ के आगे आने की। ठीक है, तो बहुत मजा आता है लाइव लेक्चर्स में। ज्वाइन करो अनअकैडमी, स्टार्ट लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।